हाय। फीमेक्स पॉडकास्ट में हमारी ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर फवाद बुखारी हैं, जो कि मशीन लर्निंग और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इन शॉर्ट एआई पे काम करते हैं। और इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये काम करते हैं जर्मनी की हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, और वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लीडर हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ टॉपिक्स को टच करेंगे। सो लेट्स गो टू द पॉडकास्ट। हाँ, मैं कह रहा था कि सबसे पहले आप ये बताएं कि जर्मनी में क्या हालत है कोरोना वायरस की। भी शुरू होगी रिकॉर्डिंग या वैसे जनरली बताना? अच्छा, ठीक। मैं कोरोना के एस्पेक्ट से ही आपको एक चीज दिखाने लगा था। लेट मी कोरोना के ऊपर जो वो जो कोरोना के ऊपर आप दिखाने लगे हैं, वो जर्मनी में है कोरोना के हवाले से इन जनरल है? इन जनरल है, जो बेसिकली जब एक मिनट, ये कहाँ पे जो इधर के सारे रिजल्ट्स थे जो कि शुरू में आए थे, उनके हवाले से मैंने एक वो किया था। हाँ, आउटकम बेस्ड मोर्टेलिटी। मैं इसको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शेयर अभी ये स्क्रीन शेयर होने लगे। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये तकरीबन स्टार्ट ऑफ द मार्च के रिजल्ट्स थे। और कोरोना के एस्पेक्ट से जो दिलचस्प चीज ये है, मैं उस रिजल्ट्स को भी अभी आपके सामने खोलता हूँ। रिजल्ट्स इसमें कुछ इस किस्म के थे कि अभी तक जो हम WHO के जरिए जब हम देखते हैं तो वो मोर्टेलिटी रेट है, और मोर्टेलिटी रेट का कुछ ऐसा पहलू कि वो नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायग्नोस्ड केसेस। लेकिन जो डायग्नोस्ड केसेस हैं उसमें चूंकि हर रोज, जैसे इटली में, अमेरिका में, जर्मनी में, हर रोज हजारों की तादाद से हर मुल्क के अंदर एक टाइम ऐसा भी रहा है कि लोग एंटर होते रहे। तो उसकी वजह से अगर आप उसका शुमारियाती या स्टेटिस्टिकल आप उसका तज्जिया करें तो आपको ये अंदाजा होगा कि वो सारा स्क्यूड हो जाता है टूवर्ड्स रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी अपने आउटकम के ऊपर जो रिजल्ट आया उसको तो आप एनालाइज कर नहीं रहे, बल्कि आपका जो डाटा नया आता जा रहा है और वो उसको स्क्यूड कर रहा है फ्रॉम द आउटकम। आउटकम से मुराद ये है कि कोई भी ये जो डिजीज हो रही है, चूंकि ये आउटकम बेस्ड है, और अनलाइक डायबिटीज ऐसा नहीं है कि आपने उसको सारी जिंदगी लेके चलना है, इसका एक आउटकम निकलना, या रिकवरी है या वो जहां बहक होने की सूरत हाल है। तो जो आउटकम है वो दरअसल आउटकम का डाटा, जिसको मेडिकल साइंस में क्लोज केस बेस्ड डाटा कहते हैं, वही डाटा दरअसल रिप्रेजेंटेटिव है कि आउटकम क्या बनेगी, ना कि वो डाटा के जो कि अभी आउटकम पे नहीं आया और उसको आप आउटकम के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के तौर पे ले। तो जब उसके हवाले से रिजल्ट्स को कुछ देखे, ये मार्च के शुरू के थे, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो रिजल्ट्स थे आउटकम बेस्ड मोर्टेलिटी, दैट वाज नॉट 10% और दैट वाज नॉट एक्चुअली 3% और समथिंग, क्योंकि जो आउटकम थी इन टर्म्स ऑफ डेथ एंड रिकवरी, जैसे टर्की के उस वक्त जो आउटकम थी सारी डेथ्स में कन्वर्ट हो रही थी। तो जो आउटकम बेस्ड मोर्टेलिटी है, व्हिच मींस सम ऑफ डेथ्स एंड रिकवरी डेथ डिवाइडेड बाय डेथ एंड रिकवरी, सॉरी। सो डेथ आउटकम 21 आई है और 21 की 21 डेथ में कन्वर्ट हुई है। तो उस टाइम उसके जो क्लोज्ड केसेस में जो वैल्यूज थी वो बड़ी हाई थी, बहुत ज्यादा हाई आपको नजर आ रही है। जैसे टर्की का तो 100% क्लोज्ड केस बेस आ रहा था। अब इसमें आप, अब क्यों मैं कह रहा था कि डायग्नोज करेक्ट नहीं बताता, क्योंकि इसमें तो हर रोज लोग आते चले जा रहे हैं। ये आपको नहीं बता सकता कि आउटकम क्या होगी। आउटकम का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आउटकम ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो आप उस हवाले से अगर देखें तो नीदरलैंड, डेनमार्क की बड़ी हाई वैल्यू, और जो खास तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यूएसए को देखिए, जो कि मार्च के स्टार्ट में 66% की ये वैल्यू आ रही है, और एट दैट पर्टिकुलर टाइम दे वर इग्नोरिंग इट मैसिवली, और वो कह रहे थे कि नहीं जी कुछ नहीं होगा। और ये यूके को मुलायजा कीजिए, मार्च के शुरू में 71% के मोर्टेलिटी रेट के ऊपर वो आ रहा था, और वो नहीं मान। यानी कि अभी कहते हैं कि अगर सपोज करें कि कहीं पे कोई, अब ये सपोज करेंगे ना, एक जगह पे डाटा ये आ रहा है कि ना वो मोर्टेलिटी रेट ले रहे हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ केसेस डायग्नोज। तो सपोज करेंगे वो कहता है कि चलो जी 3% लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा कहता है ना कि 3% लोग मर रहे हैं, तो लोगों के ध्यान में ये आता है कि 97 नहीं मर रहे, ये सही नहीं है। जी हाँ, ये सही नहीं है। उसकी वजह ये है कि
इस चीज का पता चलना कि कितने लोगों के ऊपर ये संगीन तौर पे असरअंदाज हो रहा है, वो उस डाटा के ऊपर ही किया जा सकता है कि जो अपनी इस बीमारी के बाद किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि ये नतीजे वाली बीमारी। तो इस हवाले से आप देख रहे हैं कि जैसे यूके के भी जो वजीर आजम थे वो इसको इग्नोर कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मैं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं करूंगा, मैं पास जाऊंगा। वो अब खुद आईसीयू में भी हैं। इस तरह वो जो सदर ट्रम्प थे वो अभी तक वो उस तरह के लॉकडाउन के हवाले से वो उसके मुखालिफ थे, जबकि वो कह रहे थे कि कुछ नहीं है, और उस टाइम आप अगर देखें तो 66 और 70% का आ रहा है। इसी तरह अगर आप इसको एंड ऑफ मार्च में देखें तो ये वैल्यूज थोड़ी कन्वर्ज हुई, यानी कि चूंकि शुरू में आउटकम जो है वो डेथ की ज्यादा थी, लेकिन यूएसए जो है वो 40% के ऊपर एंड ऑफ मार्च तक पहुंच गया। इटली 44% विद 92,000 केस, मोर देन चाइना, बट मोर दैट्स देन चाइना। तो ये आप एक बंदा कह सकता है कि जब ज्यादा डेथ्स हो रही है, जब ज्यादा डायग्नोस्ड आएगा, तो ये इवेंचुअली उस मीन के अराउंड चली जाएगी, जो कि दुरुस्त रिप्रेजेंट करता है। तो कई लोगों का शुरू में ख्याल था कि ये 3% पे चली जाएगी, मगर आप उसके केसेस देखिए कि वो चाइना से भी ज्यादा हो चुके हैं, और चाइना के 4% पर जाने के लिए जो इस टाइम पे ये जो 1 मार्च के ऊपर भी जो इटली की वैल्यू थी, अगर यहीं कहीं इधर अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन इटली की जो वैल्यू है उसको चाइना के ऊपर जाने के लिए कम से कम 1 मिलियन से ऊपर, 1 लाख 1.5 लाख के करीब केसेस ओवरऑल बनेंगे। 66 नए केसेस चाहिए विदाउट अ सिंगल डेथ, जिसकी जो कि बहुत अनलाइकली है। इसका मतलब ये है कि दो पॉसिबिलिटी है, इधर चाइना का स्ट्रेन डिफरेंट था जो बाकी दुनिया में आया, या जो नंबर थे वो अंडरस्टेटेड थे। और ये मैं समझ भी सकता हूँ, क्योंकि कैओस फैलता है, अफरा तफरी फैलती है, लोग एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल ब्लेम गेम कर डालते हैं, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने डाटा को छुपाया, या ये है कि उनका स्ट्रेन मुख्तलिफ हो। बट आप देख रहे हैं कि चाइना और बाकियों की जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो 20 to 40 के बीच में जो आउटकम बेस्ड मोर्टेलिटीज आ रही हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द सिंपल जो मोर्टेलिटी कही जा रही। और जब हम स्टार्ट ऑफ अप्रैल के ऊपर पहुंचते हैं, तो वही जो उसके अभी डाटा, तो उसमें अगर आप देखें तो अब यूएस से जो है वो 4.25 लाख उसके केसेस आ गए थे, और उसके जो आउटकम है ये कन्वर्जेंस ही कह लें, उसकी हो रही है कि 36% का आउटकम बेस्ड क्लोज्ड केस मोर्टेलिटी, स्पेन का 24, इटली का 41। तो ये जो इसके आउटकम बेस्ड इसकी मोर्टेलिटी है वो 40% के ऊपर ही कन्वर्ज कर रही है, अगर आप इधर देखें, जो इसका एक अहम पहलू है। और चाइना का जो है वो एक आउटलायर है सास, और उसके अकॉर्डिंगली ये 20 to 30 के बीच में ये आ रही है। और यूके की, मगर आप ये देखिए कि वो यूके जो उस टाइम इग्नोर किया उन्होंने, जस्ट लुक हियर, यूके 88, यहाँ पे मार्च में यूके 71% था, और हुकूमत इस चीज की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर रही थी। तो एंड ऑफ मार्च में यूके का 88% के ऊपर जा चुका, और स्टार्ट ऑफ अप्रैल में वो 97% के आउटकम बेस्ड मोर्टेलिटी के ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि वो अब इसमें ये पहलू नहीं है कि एक चीज को डरा के सोसाइटी के अंदर खौफ लाया जाए और एक और नई अफरा तफरी हो, मगर ये इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी अहम है। अगर वो इग्नोर करेंगे तो इग्नोर करने की ये ज़रूरत नहीं है, ये ख़तरनाक है। उस हवाले से आप लोगों को अपनी एहतियात करनी चाहिए, अपनी सैनिटाइजेशन की, अपनी जो है सोशल डिस्टेंसिंग की। और इसमें एक और दिलचस्प मिसाल आपको अभी जर्मनी की मैं देना चाहूँगा। इधर भी 1 लाख केस है, मगर ये कम मोर्टेलिटी 5% के ऊपर। जैसे एंड ऑफ मार्च में जर्मनी 4% पे है, और स्टार्ट ऑफ मार्च पे जर्मनी वॉज समवेयर, जर्मनी 28% पे। तो जर्मनी ने कैसे मोर्टेलिटी रेट को, ये उसको आउटकम बेस्ड मोर्टेलिटी को कम किया? दिस इज समथिंग ऑफ अ क्वेश्चन जो कि एक पूछा भी जा रहा है कि इसकी क्या वजह है। अब इसकी मल्टीपल रीजंस फिर हो सकती हैं कि जो स्ट्रेन यहाँ पर आया है, क्योंकि 2 तरह के स्ट्रेन हैं, या एक से ज़्यादा स्ट्रेन हो सकते हैं, तो इधर का स्ट्रेन या तो मुख्तलिफ है, या ये सूरत हाल है कि जो यहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग है, या इनका कोई जेनेटिक्स का कोई ऐसा पार्ट है जो कि इनको बेटर रिकवरी दे रहा है, या इनका जो मेडिकल सिस्टम के अंदर दे आर डूइंग समथिंग जो कि उनको बेटर रिकवरी दे रहा है। बट वो क्या है
उसकी साइंटिफिक रीजनिंग पे जाने के लिए जो हाइपोथेसिस को हमें स्टेटिस्टिकली वैलिडेट करना है कि किस वजह से हुआ, उसके लिए तो अभी स्टडीज होनी है, वो तो लिहाजा वो हमें नहीं पता। बट ये है कि जर्मनी का एक बहुत रिमार्केबल है। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जस्ट गो अहेड, आई विल गो अहेड आफ्टर दैट, एंड दैट इज ईरान का। जो ईरान का जो था, हालांकि उसके केसेस चूंकि स्टार्ट में बहुत ज्यादा गए, बट वो 16% के आउटकम बेस्ड मोर्टेलिटी रेट के ऊपर रहा। इसी तरह जब वो आगे एंड ऑफ मार्च में गए तो वो 17% के आउटकम मोर्टेलिटी रेट पे था। और जब वो स्टार्ट ऑफ अप्रैल में अगर हम उसको देखें, इसी के ईरान, हाँ ईरान 12% के ऊपर, तो उसका उसने भी जर्मनी की तरह और चाइना की तरह जो आउटकम बेस्ड मोर्टेलिटी है ईरान की, ये कम रही है। बाकी जो यूरोप के दीगर ममालिक हैं वो 20% उसके ऊपर ज़्यादा वो तरफ को गए। तो ये कुछ ओवरऑल कुछ सूरत हाल। अच्छा, मैं एक चीज पूछी थी कि ये जो सारा डाटा आपने लिया है, ये सारा वर्ल्डोमीटर से लिया ना? जी हाँ, ये वर्ल्डोमीटर का है। और जो पाकिस्तान ने खुद एक वेबसाइट जो है उस हवाले से उन्होंने वो की, उसका क्या नाम लेते हैं, covid.gov.pk, जो पाकिस्तान का डाटा भी देती है और वो वर्ल्डोमीटर के ऊपर ही दरअसल लिंक कर देती है जब इंटरनेशनल रिजल्ट्स की तरफ आना होता है उसका। तो ये जो वैसे ईरान के बारे में ना काफी लोगों को ख्याल है कि ईरान अपना डाटा छुपाता है। हाँ, इस चीज़ के इम्कान हो सकते हैं कि ये जिनके कम हो रहे हैं ये उन मुल्कों के हो के जो अपने डाटा को अंडरस्टेट कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल सिनेरियोज इंटरनेशनली बन सकते हैं उसकी अवॉइडेंस में। और मैं इस नुक्ते को समझ सकता हूँ। तो अगर हो सकता है कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी ऐसा करना पड़े या किसी और हुकूमत को भी, तो उसकी इसलिए ज़रूरी बात हो जाता है कि जब आवाम जो है वही इटसेल्फ एक केओस में चली जाए तो उसको बचाना ज़्यादा ही अहम हो जाता है। और अभी बल्कि ईरान की तो, हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ईरान की तो समझ आती है क्यों छुपाएगा वो, लेकिन जर्मनी तो नहीं छुपा रहा होगा, मुझे नहीं लगता जर्मनी छुपा रहा जर्मनी नहीं है, इसको जर्मनी ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलरली उनके वो एक खास रवैया है ज़िंदगी के हवाले से, और वो उन्होंने अपने आप को इस हवाले से, उनकी हुकूमत नहीं छुपाएगी। और इनका बल्कि यही, इससे मुझे ये याद दिया है कि जो जब चाइना में ये चल रहा था, इसका क्या नाम लेते हैं, कोरोना, होगा। तब उसी वक्त इधर के ऑफिसेज, इदारे, लोग अपने आप को एक सेल्फ कह लें लॉकडाउन या वेल हार्मोनाइज्ड कोऑर्डिनेशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग में जा रहे थे। वो पहले ही एक दूसरे से हाथ मिलाने से अवॉइडेंस में थे। पहले ही ऑफिसेज में ये चीज़ गुफ्तगू हो रही थी कि हमें होम ऑफिसेज की तरफ जाना चाहिए, और वो इसकी प्रैक्टिस में थे। तो ये जर्मन नेशन का एक खास हादसा है कि वो एक खास तरीके से बिहेव करती है। लेकिन इसमें मैं ये भी खास एक बात कहना चाहूँगा कि जर्मन कौम को देख के ये मैसेज ना लें कि हाँ जी हम बेफिक्र होकर कर लें, क्योंकि जर्मन कौम इस हवाले से बहुत यूनिक कौम है दुनिया की। दे द वे दे बिहेव इज़ वेरी डिफरेंट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डू। ये बहुत जल्दी कोऑर्डिनेटेड वे में हार्मोनाइज होके इंडिविजुअल लेवल पे एक्ट करने वाली कौम है, और ये चीज़ों को मटेरियलाइज बड़ी जल्दी कर लेती है। तो जो इस तरह नहीं कर लेती कि पूरी नेशन ही कोऑर्डिनेट कर ले इंडिविजुअल लेवल पे, वो गड़बड़ में आएगी। ये इनका एक हाँ, ये बात अलग। है। अच्छा, आपने डाटा तो नहीं दिखाना ना अभी कोई और? नहीं, और कोई डाटा नहीं, ये कोरोना के एस्पेक्ट से भी कुछ ये पार्ट था। चलिए, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने थे उसके बारे में, एआई के बारे में। कभी आप स्क्रीन वगैरह पसंद करते हैं अभी शेयर करना? ठीक ठीक। अच्छा, मैंने एक पहले भी पूछना था बात के, जो कि मैंने आपको पहले भी आई थिंक मैंने कहा था कि लोगों में ये ना कुछ बहुत सारी, आपको आपको ज़ाहिर बेहतर पता होगा मेरे से, कि मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है एआई के हवाले से। खासतौर पे उनके जहन में एक तो ये है कि एक तो ये बात है कि जो बिल्कुल ही बेसिक लोग से मेरा मतलब है जिसका कोई ताल्लुक साइंस से भी नहीं है, उनके जहन में ये है कि जी एआई का मतलब है रोबोट्स, ठीक है, और रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेंगे तो एआई अच्छी चीज नहीं है। इसके बारे में क्या कहते हैं कि एआई सिर्फ रोबोट्स तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल एआई बिल्कुल रोबोट नहीं है, बल्कि एआई वो कह लें वो सेट ऑफ एक्शंस हैं जो कि इंस्पायर्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है, जिसको कंप्यूटेशनल मशीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले ये वहीं पे इस्तेमाल हुए, और उस वक्त आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का नाम परसेप्ट्रॉन था, और वो कंप्यूटेशनल मशीन में इस्तेमाल हुए 1960 की दहाई में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली उन तमाम एल्गोरिदम्स, टेक्निक्स, मेथड्स, पाथवेज, फ्रेमवर्क्स को डील करती है कि जो
इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग में रोल अदा कर सकें, और उसका जो कोर है वो रोबोट नहीं है, कंप्यूटेशनल मशीन्स है। ठीक ठीक। तो अच्छा, एक और बात ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ये सेम चीज है या नहीं, ये डिफरेंट भी है? सेम चीज़ नहीं, बल्कि इसमें मैं आपको ना वो स्क्रीन शेयर करके वो दिखाता हूँ उस हवाले से। ठीक है। जी, जो है ना अ, ये कुछ इस तरह सबसेट की फॉर्म में आप देखें कि जो हर मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट नॉट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन लर्निंग। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट भी आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, डीप लर्निंग, जिसने एक्चुअली एआई और मशीन लर्निंग को बूम दिया, दैट इज डीप लर्निंग। Every deep learning is a machine learning, but not every machine learning is deep learning. और इनमें जो फर्क है वो फिर इनकी ब्रॉडर रेंज और हायरार्की में हायर लेवल के ऊपर इनका काम होना, या एक और वे से भी साइंटिफिक कम्युनिटी में लिया जाता है, बॉटम मोस्ट लेयर जो होती है, जो सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, वहां पर एआई इस्तेमाल हो रहा है। और एआई वो तमाम वो टेक्निक्स हैं कि जिनके जरिए, जो इंस्पायर्ड बाय द इंटेलिजेंस, और उसके जरिए आप इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब वो इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग जब डाटा ओरिएंटेड हो और वाया मशीन डाटा के साथ इंटरेक्ट करके लर्निंग करती है, चाहे उसकी दो और फर्दर फील्ड है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, तब वो मशीन लर्निंग की कैटेगरी बन जाती है। और जब मशीन लर्निंग की टेक्निक्स, जिसमें मल्टीपल टेक्निक्स हैं, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स की टेक्निक्स हैं, रिग्रेशन की टेक्निक्स हैं, देयर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स के जिसके जरिए आप डाटा से कर सकते हैं, उसकी में वो वाली टेक्निक, न्यूरल नेटवर्क की टेक्निक, जो मशीन विजन को इस्तेमाल करने के लिए कॉन्वोल्यूशनरी लेयर्स, ये स्पेशल लेयर्स हैं कि जब हमें कॉन्वोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स लगाने पड़ते हैं इमेज के फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इससे ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप सवाल पूछेगा तो फिर चला जाएगा। तो वहां पर जो कॉन्वोल्यूशन का एक टेक्निक है जो इस्तेमाल करनी पड़ती है फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, तो जब वो ऑटोमेटेड तरीके से न्यूरल नेटवर्क के साथ कनेक्ट की गई, तो ओवरऑल एक डीप लर्निंग टेक्निक आई, जिसे मशीन लर्निंग को जिसे मशीन विजन को सॉल्व करते, तो वो डीप लर्निंग कहलाई। और जब जीपीयू ऑफ द जो कंप्यूटर है, एक सीपीयू एक जीपीयू है, जीपीयू को पैरेलल कंप्यूटिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के एल्गोरिदम्स डेवलप हुए और ओपन सोर्स में आ गए, तो एक बड़ा बूम आया कि जो न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल था, जो कि बहुत रिसोर्स मांगता था, वो आम पीसी के ऊपर इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो ये जो कन्वोल्यूशनरी लेयर्स न्यूरल नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड, जब ये जीपीयू के जरिए सॉल्व करने का पार्ट आया, जो ग्राफिक कार्ड होता है उसका एक अपना प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो पार्ट डीप लर्निंग कर रहा है। और ये मशीन लर्निंग का हिस्सा क्यों है? क्योंकि ये न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। बट मशीन लर्निंग में और भी टेक्निक्स हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे भी ऊपर एक और हायरार्कियल कह लें सोल्यूशन आर्किटेक्चर लेवल पे और उस तरह के लेवल पे चला जाता है। तो ये एक बुनियादी फर्क इन तीनों के माबैन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये एक बड़ी हमें टर्म सुनने को मिलती है ये मशीन लर्निंग में, इसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये क्या होता है? जी हाँ, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन बेसिकली एक तरह से कह लें क्लस्टरिंग या क्लासिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। ये इस तरह इस्तेमाल होती है कि अगर हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद है, जिसको अगर इंसानी आंख देखे तो वो कहे कि ये एक क्लस्टर ऑफ डाटा इधर को मरकूज है, एक उधर को मरकूज है, तो इस सारे को मैं एक तरफ समझूंगा और दूसरे को एक तरफ समझूंगा। लेकिन मशीन ये डिसीजन कैसे करे कि वो इसके बीच में जाने? तो वो जब बीच में इन दो क्लस्टर्स के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल को आइडेंटिफाई करते, बुनियादी आइडिया, मतलब रॉ आइडिया जिसके ऊपर ये बेस करता है, और वो उस कह लें हद को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि जहां पर हम ये कह सकें कि ये सॉरी बीच में कॉल आ गई, जहां पर हम ये कह सकें कि दो क्लस्टर्स, क्योंकि अब एक इंसान तो उसको अपनी जहानत से अंदाजा कर लेगा कि ये दो क्लस्टर्स अलग हैं। जैसे आप कहीं पे चले जाएं ग्राउंड पे, वहां पे एक
पास गुलाब के फूल लगे और मोतिये के फूल लगे हों, तो इंसानी जहन तो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे फलां फूल है, वहाँ पे फलां फूल है। लेकिन अगर मशीन को ये डाटा जाएगा तो वो इसको कैसे, तो उसकी मल्टीपल रिग्रेशंस हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, के मीन्स हैं, नियरेस्ट नेबर है। उनमें से सपोर्ट वेक्टर मशीन ये है कि वो दो डाटा को देख के उनके बीच में एक हद फाजिल को फाइंड आउट करती है, इस तरह के दोनों क्लस्टर्स के साथ उसका फासला मैक्सिमम हो, ऐसी लाइन को फाइंड आउट करना। तो वो मुख्तलिफ जगहों पे लाइंस को प्लेस करता है कि जिससे दोनों के बीच में उस लाइन से फासला मैक्सिमम हो रहा हो। तो जहां पर वो अ, फासला मैक्सिमम आता है वो दरअसल उसके बीच में हद फाजिल ही बन जाती है। तो उससे हम कहते हैं इस लाइन के एक तरफ एक डाटा पड़ा है और दूसरी तरफ दूसरा डाटा पड़ा है। अच्छा, एक और बात ये कि उसमें मेरी ज़ाहिर ये फील्ड नहीं है, लेकिन इसको ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इसमें जो एक सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ जो मुझे लगती है, जो कि हमेशा से लगती है, ये क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स भी ज़रा आसान सी लगती है, वो है न्यूरल नेटवर्क। जी जी। न्यूरल नेटवर्क जो है इसके बारे में अभी ना हमारे 29 जनवरी को ना डॉक्टर अब्दुल सलाम की बर्थडे होती है, तो आईसीटीपी में ना यहाँ पे ना लेक्चर्स करवाते हैं, डिस्टिंग्विश्ड सलाम डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर्स। तो लेक्चर सीरीज होती है 3 लेक्चर्स की। तो इस बार जो लेक्चर्स करवाए थे ना उन्होंने, वो फ्रांस से कोई आए थे, वो इसी के ऊपर थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। तो उन्होंने एक बात बताई, कहते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ना एक प्रॉब्लम देते हैं एक न्यूरल नेटवर्क को कि उसने ना बताना है कि कौन सी पिक्चर जो है ये पांडा की पिक्चर है, कौन सी पिक्चर जो है पैरट की पिक्चर है, बहुत सिंपल। अब वो एकदम से नहीं बता सकता, उसको पहले मिलियंस ऑफ पिक्चर्स देखनी पड़ेंगी, ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, है ना। लेकिन कई मिलियंस ऑफ पिक्चर्स के बाद भी ना ऐसा हो सकता है कि कभी आपको उसको पैंडा की पिक्चर दिखाओ ना, तो वो ये कहे कि वो 10% श्योर है कि ये पैंडा की पिक्चर है। मतलब फिर उन्होंने क्या किया कि पैरट की पिक्चर ली और उसमें ना हल्की सी नॉइज डाल दी, और फिर वो कहता है कि मैं 90% श्योर हूँ कि ये पांडा की पिक्चर है, हालांकि वो पैरट की पिक्चर थी। इसका मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क आर फार फ्रॉम बीइंग परफेक्ट, अभी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हमें न्यूरल नेटवर्क से बेहतर करना पड़ेगा, या हमें कोई और तरीका चाहिए, न्यूरल नेटवर्क का बिल्कुल अल्टरनेटिव चाहिए इन कामों के लिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए ये समझना होगा कि इटसेल्फ न्यूरल नेटवर्क क्या है, वो अपनी बुनियाद में क्या है। वो आइडिया जब आपको क्लियर हो जाए तो इस चीज़ का तयन करना और आसान हो जाएगा कि जो मुस्तकबिल में होने वाली इसमें पेशरफ्त होगी उसकी डायरेक्शन कौन सी बनती है। और उस हवाले से मैं आपको मैं पहले जो है आपको एक दिखा देता हूँ न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, ये आ गई आपके पास जो स्क्रीन न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, अब जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये इंस्पायर्ड हो रहे होते हैं जो एक्चुअल बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क इंसान के दिमाग में मौजूद हैं। और ये इस तरह काम करते हैं कि ये माउस नजर आ रहा है, माउस की मूवमेंट? जी 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 बिल्कुल आ रहा है। कि फर्ज करें कि यहाँ पे कोई आंख है, बहुत क्रूड मिसाल है समझाने के लिए। आंख है जिसके अंदर से सिग्नल इधर भी एंटर हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर आंख की जो वो है ऑप्टिक नर्व्स, उसकी यहाँ पे इनपुट इस न्यूरॉन में आ रही है, जो कि एक में नहीं आती, मल्टीपल में आती, मिलियंस में आती। एक मिसाल है। वो सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, अब उसकी एक्चुअल फॉर्म चार्ज आयन वो क्या है वो एक फर्दर तफसील है, मगर अमूमी तौर पे अगर बयान करूँ तो फर्ज करें कि वो चार्ज इधर अंदर दाखिल होता है और सोमा में वो जमा हो जाता है। यहाँ पर जब एक खास हद से ज़्यादा चार्ज या आयंस मौजूद हो, एक्चुअल टर्म डिफरेंट है अगर मैं समझाने के लिए बता रहा, तो जब एक खास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बढ़ जाता है वो सिग्नल जो कि सबका मजमुआ है, तब एक पल्स ऑफ एक इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो यहाँ से गुजरती है, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पर कितने उस पल्स को ट्रांसमिट करने का सामान कितना मौजूद है, ये कितनी दुरुस्त और सेहतमंद एक्सॉन, इसे एक्सॉन कहते हैं, जहाँ से एंटर होते हैं वो डेंड्राइट्स, और ये यहाँ से सिनेप्सिस से निकल पड़ते हैं। लेकिन सिनेप्सिस दूसरे किसी न्यूरॉन में कनेक्टेड होते हैं, जैसे इस न्यूरॉन का सिनेप्सिस इसके डेंड्राइट से कनेक्टेड। ये कनेक्टेड इस तरह नहीं होता कि बिल्कुल जुड़े होते हैं, इनके बीच में एक फासला होता है, और जो वो सिग्नल है उसको एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कितना वो पल्स को भेजने की कैपेसिटी है न्यूरॉन की, तो वो उसकी बदौलत वो आगे को जा पाता है, जो कि जितना किसी मामले में ट्रेन होगा इंसान तो उसका न्यूरॉन का वो पार्ट उतना ज़्यादा उसको कर सकता है। अच्छा, ये तो है न्यूरॉन इंसान का बुनियादी जुजियात में अगर दो न्यूरॉन को लेकर देखें। अगर इसका मैथमेटिकल इक्विवेलेंट आप देखना चाहें तो वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। और वो क्या है, आपके पास इनपुट है, कोई भी इनपुट जिसको हमने थीटा 1
2 3 और अप टू यू, यानी कि फर्ज करें यू नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। अगर यू जो है वो 16 था तो 16 इनपुट्स हैं जो कि जमा हो रही हैं। यहाँ पर भी अगर जितनी इनपुट्स हैं वो यहाँ पर आके जमा हो रही हैं और यहाँ जमा हो रही हैं, और जब वो खास थ्रेशोल्ड से बढ़ रही हैं तो वो बाहर निकल रही हैं। तो हमने भी इस तरह इल्म रियाजी में एक फंक्शन है जिसको एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं, उसमें वो ये इंफॉर्मेशन चली जाती है, और वहां पर भी जब सिग्नल एक खास वैल्यू से बढ़ता है तो वो एक रिजल्ट दे देता है। ये एक सिंगल न्यूरॉन का मॉडल है, मगर ये मॉडल एक और शक्ल भी इख्तियार कर सकता है जो कि ये आपके सामने मौजूद है। ये एक न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन की शक्ल। ये न्यूरॉन किस तरह इंस्पायर्ड है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि एक बंदे ने कर्ज लिया एक फलां बंदे से, उसको पता है कि मैंने 3,000 तक का कर्ज लिया था तो उसने दे दिया था। अब वो अगली दफा सोचे कि मैं 10,000 का कर्ज लूंगा, तो जरूरी नहीं कि वो अब 10,000 का भी देगा। पिछला डाटा तो ये था ना कि उसने दे दिया था, तो उसके ऊपर प्रोडिक्शन आप करेंगे कि दे देगा नहीं, लेकिन अब चूंकि सिस्टम नॉन लीनियर है वो कहेगा कि 10,000 मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। ये एक मेमोरी बेस्ड इंस्पिरेशन जो आप ब्रेन से लेंगे वो ये कि आपकी जो भी इनपुट है, फर्स्ट करें कि जो एक इनपुट आई है वो ये देखेगी कि इस इनपुट के ऊपर शुमारियाती डाटा क्या बताता है कि उसने कैसे बिहेव किया था। वो जो बिहेव किया था वो एक और फंक्शन से यहाँ पर हम प्रेजेंट करते हैं और इन दोनों का एक जरब दे के एक जवाब ले लेते हैं। तो ये इंस्पायर इस तरह होता है इसकी इक्वेशन, मगर ये करता एक कंसिस्टेंट मुशाहिदा है जिससे ये दो न्यूरॉन्स निकाले। अब इन न्यूरॉन्स को अगर आप देखें तो इनके अंदर फंडामेंटली अलजेब्रिक इक्वेशंस ऑफ मैथमेटिक्स मौजूद है, पोलिनोमियल्स मौजूद है, या प्रोबेबिलिटी, जैसे ये वाला जो न्यूरॉन है इसमें प्रोबेबिलिटी और गॉसियन की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये वही इल्म रियाजी की इक्वेशंस हैं, मगर चूंकि ये कई न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते जाते हैं, तो वो कनेक्ट नॉन लीनियर तरीके से। उसकी एक और पेचीदगी है, वो फिर कभी बताया जा सकता है कि नॉन लीनियरिटी क्या है, अगर आप पूछेंगे तो बताऊंगा। मतलब वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और वो सिस्टम एक पेचीदा इल्म रियाजी की इक्वेशन बनता है। और इल्म रियाजी की अलजबरिक इक्वेशन या पोलिनोमियल या कोई भी फंक्शन जिन्हें हम कहते हैं, उनकी ये खासियत होती है कि हम उनके पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ गिवन डाटा। तो अब ये है कि अगर हम यही इल्म रियाजी को एडेप्टिव तरीके से बड़ा करते चले जाते हैं, यानी कि उसमें ऐड करते चले जाते हैं न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटी, तो हम दरअसल क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन के इजाफे करते जा रहे हैं, अलजबरिक इक्वेशन के इजाफे करते चले जा रहे हैं, और उसकी कैपेसिटी बन जाती है डाटा को कैप्चर करने की। ये इसकी जो है वो बुनियाद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूरल नेटवर्क्स ऐसे मेथड्स हैं जो इल्म रियाजी को के फंक्शन को फिक्स नहीं रहने देते कि जैसे फला फंक्शन है तो यही मॉडल स्ट्रक्चर रहेगा, बल्कि उसके अंदर तब्दीली लाने की कैपेसिटी है उन एल्गोरिदम्स में, लेकिन वो इस्तेमाल जनरल अलजेब्रिक पोलिनोमियल या फंक्शंस को ही कर रहे होते हैं। अब अगर इसमें बेहतरी लानी है तो वो 2 या 3 जगहों पर आएगी। बुनियादी तौर पे कि आप इल्म रियाजी के ही ऐसे फंक्शन डिवाइस कर ले कि जो और भी एलिगेंट हो। नंबर 2, इल्म रियाजी के एग्जिस्टिंग फंक्शंस के ही आप इंटेलिजेंट वेज इस्तेमाल कर लें कि जिनका कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। जैसे कि पिछली मिसाल में ये जो दूसरा है मौखर जिक्र लेटर जिसे कहते, ये इसकी निस्बत ज्यादा एलिगेंट है और ज्यादा बेहतर है इस मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन को करने का, फॉर एग्जांपल, तो ये इसकी निस्बत बेहतर है। तो इसी तरह आप एग्जिस्टिंग इल्म रियाजी की इक्वेशन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए या नया फंक्शन ही निकाल लें, या तो तीसरी चीज है कि जो डाटा इटसेल्फ है वो इतना एनरिचिंग हो कि वो एग्जिस्टिंग उसकी एनरिचमेंट के आप ऐसे क्राइटेरिया निकाल लें कि डाटा आप ऐसा सिलेक्ट कर पाए कि वो उसके ऊपर जब एल्गोरिदम्स लगें तो वो और भी बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। तो ये कुछ मुख्तलिफ 3 किस्म के वो एस्पेक्ट हैं कि जिसकी वजह से न्यूरल नेटवर्क्स बेहतर किए जा सकते हैं। तो ये जो बीच में जो है लेयर, ये को हिडन लेयर भी कहते हैं। जो हिडन लेयर वाले परसेप्ट्रॉन्स हैं वो मैं आपको उसका दिखाता हूँ। अच्छा, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वही इंस्पिरेशन, वही इनपुट्स जमा हो रही हैं, एक्टिवेशन फंक्शन से गुजर रही हैं, और ये उसका एक जनरल न्यूरॉन का मैथमेटिकल फंक्शन आ गया। लेकिन जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो इस तरह है कि आपकी एक इनपुट है, पर्टिकुलर वैल्यू पर जब पहुंची और थ्रेशोल्ड से ऊपर एक सिग्नल वहां से प्रोपेगेट हो गया, तो ये
सिंगल न्यूरॉन कनेक्टेड विद मैनी न्यूरॉन्स, लेकिन जो मल्टी लेयर्ड न्यूरॉन्स हैं तो इसका मुराद है कि जो पहली न्यूरॉन थी उसमें इनपुट्स जमा हो रही थी, एक्टिवेशन फंक्शन से गुजर रही थी, ये एक न्यूरॉन था, सिंगल न्यूरॉन, ये यहाँ तक, जिसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स आ रहे थे। मगर अब इस न्यूरॉन की आउटपुट फिर कई न्यूरॉन्स में जा रही है। अगर ये 3 न्यूरॉन थे तो अब ये तीनों न्यूरॉन इन 2 के साथ कनेक्टेड है, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, तो ये मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन नेटवर्क कहलाता है। ये जो लेयर्स जब आप बढ़ाते चले जाते हैं तो डीप लर्निंग का भी यही पार्ट है, उसमें भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन होती है, कॉन्वोल्यूशनरी लेयर्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर्स हैं, और न्यूरल नेटवर्क्स की भी मल्टीपल लेयर्स हैं जिनमें से आप गुजारते हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं बुनियादी तौर पे, आप एक पेचीदा इल्म, आप इक्वेशन को पेचीदा से पेचीदा कर रहे हैं और ज्यादा पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके डाटा को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो अलजेब्रिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल या कोई भी फंक्शन होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है डाटा को अप्रॉक्सीमेट करने की, और अगर कोई डाटा अप्रॉक्सीमेट नहीं कर पा रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फंक्शन कैपेसिटी नहीं रखता, आप उस फंक्शन को और पेचीदा कर दें, उसी के अंदर उसी फंक्शन को एक और दफा जमा करके एक और बड़ा फंक्शन ले आए तो उसकी कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। यही इंसानी दिमाग की जुजियात बन रही हैं और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें बन रही है कि वो अडेप्टिवली अपनी जुजियात को बढ़ाता चला जाता है हत्ता कि वो उस डाटा को कैप्चर कर लेता है। अच्छा, ये जो आप पैरामीटर्स कहते हैं, एक और मैंने बात पूछनी थी कि दो न्यूरॉन्स आपस में कितने इफेक्टिवली कनेक्टेड है, ये दरअसल पैरामीटराइज होता है उसके वेट से, आई थिंक, है ना? जी हाँ, जी हाँ। आप जब पैरामीटर्स कहते हैं दरअसल अब इन वेट्स की बात कर रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे यहाँ पर मैंने ये वेट्स का हवाला इसलिए उस वक्त नहीं दिया क्योंकि वो पेचीदा ना हो जाए, लेकिन ये जो इनपुट्स हैं ये मुख्तलिफ वेट से मल्टीप्लाई हो के सम हो रही है। इस तरह इस एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर हो सकता है कोई ऐसा पैरामीटर आए कि जिसका इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो सारे के सारे इसके पैरामीटर्स हैं, उसके वेट्स हैं। और एक और चीज़ मैं आपको जस्ट एक बताता चलूँ, जो है ये कि फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट में उसको खोल के ना आपको उस पर फर्ज करें कि हमारे एक इक्वेशन जो है वो mx प्लस सी है या kx प्लस सी। ठीक। अच्छा, अब इसमें वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इसके अंदर y और x है। x से मुराद ये है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के जो जिसमें तब्दीली इंडिपेंडेंटली आ रही है और हम देखना चाह रहे हैं कि किसी हमारे क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट पे वो असरअंदाज किस तरह हो रही है, ये वो वेरिएबल्स हैं। और इस मॉडल स्ट्रक्चर में, मॉडल स्ट्रक्चर एक कह लें जैसे घर एक उसका स्ट्रक्चर होता है और एक उस स्ट्रक्चर की और उसके सूरत हाल के मुताबिक उसमें कितनी ईंटें उसी स्ट्रक्चर में लगनी है उसकी वैल्यू बदल जाएगी। सेम डिजाइन जो कि है जो छोटे एरिया के ऊपर है उसमें ईंटें अलग लगेगी, और अगर उसी को आप बड़ा कर ले तो ईंटें फर्क लगेंगी। तो इसी तरह अगर एक इक्वेशन जो कि बिल्कुल इसी तरह हो तो स्ट्रक्चर एक है लेकिन उसकी हो सकता है कि स्लोप की वैल्यू जो के की वैल्यू है जिसको हम अमूमन एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं ये डिफरेंट हो। तो ये जो एम और सी हैं ये पैरामीटर्स हैं, और बुनियादी तौर पे एक जो आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कोई भी सॉरी प्लस, अब यहाँ पर अगर कोई चीज जो खाली पड़ी है और यहाँ पर भी एक चीज खाली पड़ी है, देयर इज समथिंग हियर, यहाँ पे आप यूँ कह लें कि उधर वन कैन देयर इज समथिंग हियर एंड देन प्लस देयर इज समथिंग आल्सो हियर। ये एक स्ट्रक्चर है और इस समथिंग की क्या वैल्यू होगी वो जब आप फाइंड आउट, वो इसके पैरामीटर। अब से मुख्तलिफ डाटा के लिए जिनके सेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो सकता है तो इसे स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब हम मॉडल आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तब हम ये मुराद लेते हैं कि आपको ना सिर्फ स्ट्रक्चर पता चल चुका है बल्कि इस पैरामीटर की वैल्यूज भी पता चल चुकी, और यही आइडिया आपका फिर न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी चल रहा है। और वो इस तरह के यहाँ पर इसके जो वेट्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने होते हैं और वही एआई का असल बुनियादी काम इसमें बनता है। तो जब मशीन, जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक बड़े डाटा सेट में से सीखती है, तो वो दरअसल
जब हम कहते हैं कि मशीन सीख रही है तो वो दरअसल अपने पैरामीटर एडजस्ट कर रही होती है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही कर रही होती है वो। उसने पैरामीटर्स को ही फाइंड आउट करना होता है, और वो फाइंड आउट करना एक बहुत डॉन्टिंग टास्क है। और ये कुछ इस तरह आप यूँ समझ लीजिए, मैं बल्कि आपको ये बताता चलूँ कि जो मशीन लर्निंग का जैसे आपने सवाल पूछा था इट सेल्फ कि वो क्या होती है, तो वो सिर्फ कोई एक टेक्निक उस तरह नहीं है, बल्कि वो मजमुआ होती है मल्टीपल टेक्निक्स का, जो कि मुख्तलिफ फेज में इस्तेमाल हो रही होती है। ये मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है जो मैंने जिसको एक्सप्लोर किया और बनाया भी अपनी पीएचडी के दौरान, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी से मुमासलत रखते और भी कुछ दीगर फ्रेमवर्क हो सकते हैं। तो नतीजा ये है कि आपको अपना रिजल्ट यहाँ चाहिए होता है, जहाँ पे मैं लिखा हुआ है एक्सेप्टेबल मॉडल। इससे मुराद है कि आपने इवेंचुअली मशीन लर्निंग या एआई का कोई ऐसा मॉडल निकाल लिया है, ऐसी इक्वेशंस निकाल ली हैं कि जिसका स्ट्रक्चर भी अब आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि मेरे डाटा के लिए उस स्ट्रक्चर के पैरामीटर्स की वैल्यू भी क्या होगी। तो ये एक ट्रेनिंग होके निकल आई, मगर वो ट्रेनिंग फौरन नहीं निकलेगी, सिर्फ टेक्निक्स ही मुख्तलिफ जिससे उसको गुजर के करना चाहिए मेरे मुताबिक। और दुनिया में भी कमोबेश इसी तरीके से ही हो रहा है। और जो फ्रेमवर्क जो मैंने बनाया मैं उसके हवाले से खासतौर पर बात करूंगा, वो भी मल्टीपल टेक्निक्स में से गुजर के जा रही है। जहां पर जैसे मैंने आपको बोला था कि डाटा अगर गलत हो तब भी न्यूरल नेटवर्क गलत ही रिजल्ट देगा। जैसे अगर वो साहब ने जिन्होंने आपको बताया, वो पांडा की मिसाल पे चलते हैं कि उन्होंने तोते की तस्वीर में नॉइज डाली और वो भी पांडा के तौर के ऊपर वो आ गई। तो नुकता ये है कि ये डिपेंड करेगा कि आपने पहला जो न्यूरल नेटवर्क है जिसके आपने अब ये जांचना है कि तोता है या ये पांडा है, आपने उसको कितना इफेक्टिवली ट्रेन किया है, उसको जो डाटा दिए गए हैं वो डाटा कितने एलिगेंटली एक्सट्रैक्टेड थे। जो रॉ डाटा है वो हम कभी भी न्यूरल नेटवर्क को नहीं देते, वो मल्टीपल स्टेजेस ऑफ स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से गुजरता है, ऑथेंटिकेट होता है और ट्रांसफॉर्म होता है। मल्टीपल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है कि और उसमें से फिर आप प्रायोरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, यानी कि पहले से अंदाजा करते हैं स्टेटिस्टिकल और ग्राफिकल टेक्निक से, एक्सप्लोरेटरी टेक्निक से, कि वो कौन सा जो वो पार्ट है डाटा का वो इम्पोर्टेंट है, और फिर उसमें से बास का फीचर एक्सट्रैक्ट करके वो आप न्यूरल नेटवर्क्स को देते हैं। वो जितना बेहतर दिया गया होगा, और वहां पर अगर पांडा के फीचर्स को इंटेलिजेंटली एक्सट्रैक्ट करके न्यूरल नेटवर्क को दिया गया होगा, या एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाया होगा जो कि पांडा के फीचर्स को अच्छा एक्सट्रैक्ट करता है, उसको अगर वो तोते की नॉइज डाल के देंगे तो वो हो सकता है गैस कर ले। ठीक है। अच्छा, ये जो एक और मैंने बात करनी थी, जैसे कि सपोज करें कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि डिजाइन हुआ है सपोज फॉर एग्जांपल टेबल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए या चेयर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो उसको तो सिखाना बड़ा आसान है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल है टेबल्स एंड चेयर्स की, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसको ऐसी चीज रिकॉग्नाइज कर रही है जिसकी बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करेंगे? जो यानी कि जिसके बारे में कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं और आपने उसको सिखाना ही है, डाटा नहीं है इतना, हाँ डाटा इनफ नहीं है। जब डाटा इनफ नहीं है तो वही जैसे जो इंसान की सूरत हाल होगी। अगर उसको डाटा नहीं मिलता है, एक इंसान खुद अपनी पूरी जिंदगी में डाटा ले के ही बड़ा होता है, वही उसके सारे उसी को तजर्बा कहते हैं। एक तो होता है डाटा, फिर एक होता है आपने उसको परसीव कैसे करना है। एआई में भी यही है, एक है डाटा और आपने उससे प्रायरी इंफॉर्मेशन कैसे लेनी। तो जब इंसान भी अगर उसके पास उस डाटा को परसीव करने की अप्रोप्रिएट लर्निंग नहीं होती तो वो भी डाटा के गलत मायने लेता। इस तरह एआई भी सेम चैलेंजेस के ऊपर आएगा। हाँ, अलबत्ता अगर इस तरह की प्रॉब्लम को इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से देखा जाए कि जब डाटा अवेलेबल नहीं होता तब हम इंटेलिजेंट जो सॉल्यूशंस हैं या इंटेलिजेंट वेज हैं वो इम्पार्ट करके उसको पहले से बता पाते हैं कि हमारे पास डाटा तो नहीं है लेकिन तुम फलां फीचर को देखो, अगर वो फीचर है तो इसका मतलब है कि ये चीज हो सकती है, और फिर उसकी उस फीचर के ऊपर ट्रेनिंग कराई जा सकती है। अच्छा, एक और बात ये कि अभी आपको शायद पता होगा वो जो एक बड़ी मशहूर रोबोट है सोफिया के नाम से, जी, तो क्या वो एआई है? ये जो भी डाटा ड्रिवन ये जो टूल्स लग रहे हैं और उसको अगर ऑटोमेट किया गया है, उसको इंटेलिजेंट तरीके से किया गया, तो वो एआई मशीन लर्निंग की ही कैटेगरी में आएगा। एआई का जो एक खास पहलू है जो मैं आपको बताता चलूँ, फर्ज करें जैसे आपने रोबोट का
कंप्यूटेशन और उसका भी पूछा, तो उस हवाले से भी ये जवाब बन जाएगा। अगर मेरे पास एक रोबोट है और उसकी मोटर्स लगी हुई हैं, वो मोटर्स घूमती हैं तो उसका पाँव आगे को मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मोटर लगी है तो मूव करेगा, ये सब कुछ। अगर तो उस रोबोट के अंदर, किसी भी रोबोट में, जो पहले इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते थे, उसके अंदर अगर आपने पहले से उसको किसी पीएलसी प्रोग्रामिंग के थ्रू बताया हुआ है कि अभी इस टाइम टी के ऊपर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इतनी रोटेशन करो, इतनी वेलोसिटी, इतनी एक्सेलरेशन, और इससे रोटेट हो और फलां जगह पे रुक जाओ, और वहां पर फिर फलां मोटर को एक्टिवेट करो, इतना चलाओ और इस जगह पे रुक जाओ, तो आप एक तरह से मशीन को स्टार्ट टिल एंड खुद लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया और उसके अंदर कैपेसिटी डाल दी है कि वो अपने मॉडल को अपडेट कर सकता है, छोटा मॉडल स्ट्रक्चर डाला, आंसर नहीं आया, उसने कहा एक और डाल दो, यानी कि एक और न्यूरॉन डाल दो, डालते जाओ हत्ता कि वो डाटा को तुम प्रिडिक्ट करना शुरू हो। तो जो उसकी लर्निंग वाला पार्ट होगा और जिसमें वो उसको डालता जा रहा होगा कॉम्प्लेक्सिटी, ये मशीन लर्निंग वाला पार्ट बन जाएगा। और इस लर्निंग से जो ग्रैंड डिसीजन मेकिंग हो रही होगी वो एआई वाला पार्ट बन रहा होगा। एक उसका लर्निंग है कि डाटा ये आया, ये हुआ, फलां ये हो रहा है, फिर एक और भी तो सेट ऑफ एल्गोरिदम्स होंगे जो इस लर्निंग से डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, वो उसका एआई वाला पार्ट होगा। तो अगर सोफिया को ये नहीं बताया हुआ पहले से उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट के हवाले से कि उसमें उसने क्या क्या करना है, और वो खुद मशीन लर्निंग और डिसीजन मेकिंग के एल्गोरिदम से वो कर रही है, तो ये एआई है, ये मशीन लर्निंग। ठीक है। अच्छा, ये आसान लफ्जों में, वैसे आई थिंक इतना मुश्किल होगा नहीं शायद, ये कि क्या आसान लफ्जों में आप बता सकते हैं कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या फर्क है? जी, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, जैसे अभी ये क्लस्टरिंग की मिसाल दी थी, वो अनसुपरवाइज की कैटेगरी में आएगा। सुपरवाइज ये है कि जब आपको ये भी पता हो कि मैंने किस चीज में तब्दीली लाया हूं, और उसका भी पता हो कि जिसके अंदर तब्दीली को देखना मकसूद है। जब ये दोनों डाटा पता होते हैं तो आप सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं। आप इनपुट को देख के आप एक ऐसा मॉडल स्ट्रक्चर निकालना चाह रहे हैं जो कि इस तरह की इनपुट, जिस ऑपरेटिंग रिजीम के अंदर वो इनपुट्स आ रही हैं, उसको जब उस तक आए तो वो प्रेडिक्ट कर दें आपको आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट जब होता है तो सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग ये है कि जब आपके पास इनपुट नहीं है, जैसे क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, बस डाटा आउटपुट ही पड़ी है और आपको कहा जा रहा है इसमें डिसीजन लो कि कौन सा किधर है, कौन सा कहाँ है, अनसुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, एक और बात ये कि आपको शायद पता होगा कि आपने मुझे बताया था कि आप भी इंजीनियरिंग करके यहाँ पर आए थे। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। तो एक नया ट्रेंड आ रहा है पाकिस्तान में कि अब मुझे इंडिया का पता लगा, लेकिन पाकिस्तान में तो एटलीस्ट ये आ रहा है कि कई सारे लोग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं ना, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं, छोड़ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उनका कई बार क्वेश्चन होता है कि अगर हम इसमें से ना, फिर आई थिंक दो तीन तरह की कैटेगरीज बनती है लोगों की। एक तो वो है जो कहते हैं कि भाई हमने इस चीज में ना रिसर्च करनी है और पीएचडी करनी है, ठीक है, तो इतना मसला शायद ना हो। एक वो होते हैं जो कहते हैं बस हम कहीं ना किसी कंपनी में जॉब वगैरह कर लेंगे और बस ये काफी है। और एक कंपनी है, आई थिंक इंग्लैंड की है प्रॉब्लली, उसका नाम है एजुकेटिव, बारे में जानते हैं? तो उसमें आई थिंक मेरा छोटा भाई भी उसमें काम करता है, वो भी, उसका भी यही हाल है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके प्रोग्रामिंग में आया हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने ना रिसर्च नहीं करती, प्रॉब्लली इसलिए क्योंकि ना रिसर्च का लफ्ज ना लोगों के माइंड में आता है कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं हमने ना बस एमएस करना है इसके अंदर बाहर से। तो आप उन लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं अगर उन्हें बाहर से एमएस करना हो, और किन किन मुल्कों में वो अप्लाई कर सकते हैं, किन किन यूनिवर्सिटीज में वो अप्लाई कर सकते हैं? कई लोग हैं जो एटलीस्ट मुझे तो मिलते हैं, और भी कई होंगे जो इसी सूरत में फंसे हुए हैं। इसमें यह है कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं कि जहाँ की डिग्रीज बहुत अच्छी हैं। उसमें वेस्ट यूरोप, पर्टिकुलरली स्कैंडिनेविया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर और साउथ कोरिया के ये जो ममालिक है, चाइना, तो ये वो ममालिक का ये पूरा पूल है कि जहाँ की जो कि एआई और इसके हवाले से और वैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी आगे। मगर अब नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक, कि जो यूरोप है, पर्टिकुलरली वेस्ट यूरोप और स्कैंडिनेविया, उसका एक एस्पेक्ट ये है कि वहाँ पर एजुकेशन फ्री है। इसका मतलब कि जब आप वहाँ पर आते हैं या वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी।
और ये बहुत ही बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, बहुत अच्छी हैं, बड़े अच्छे काम करवा रही हैं। आपको वो दुनिया के किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील के बराबर, कम अज़ कम उसके बराबर खड़ा करेंगे। बड़ी अच्छी उनकी कैपेसिटीज़ हैं। तो अगर आप जो है फ्री एजुकेशन में, जो कि सारे यूरोप के सब लोग ही उनको फ्री है, उन्होंने उसको ये नहीं कंडीशन लगाई कि हमारे सिर्फ नेशनल्स को ही फ्री होगी, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए किया। तो यहाँ पर खास तौर पे इसके मौके इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ ममालिक जो स्कैंडिनेविया और इसमें यूरोप, वेस्ट यूरोप में अहम आएंगे, उनमें सर फहरिस्त इंजीनियरिंग के हवाले से तो जर्मनी आएगा, क्योंकि जर्मनी इंजीनियरिंग में बहुत ही एडवांस है। दुनिया में वैसे ही इकोनॉमी वाइज थर्ड और फोर्थ नंबर पर है, और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अकेले जर्मनी की जो स्टील प्रोडक्शन और उसकी इंडस्ट्री है, वो कुल यूरोप के कलेक्टिव से बड़ी है, सिर्फ अकेले जर्मनी की। तो इसके अपने ये जो एस्पेक्ट है, तो जर्मनी उस हवाले से मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए हेवन है। इस तरह जो स्कैंडिनेविया है, फिनलैंड है, स्वीडन, डेनमार्क, वहाँ पर भी इसी तरह की सहूलियात मौजूद है, और वेस्ट यूरोप में भी। हाँ, लेकिन अगर ये जो अगर कुछ लोग हैं उनका खास ये दिल होता है कि वो नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलरली यूएस में जाएं, तो वहाँ पे तो फिर वो एक चूंकि पूरा एक बिजनेस के तौर पे मौजूद है, तो वहाँ पे फिर पैसा आप लगाएं तो जाहिर है। यूनिवर्सिटी। नहीं, उन लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या अगर सपोज करें कोई लोग यूरोप आना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये जरूरी तो नहीं होता कि आपका जो बीएस है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, वरना आप नहीं काम कर सकते प्रोग्रामिंग वगैरह में? अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो फिर वो आ सकते हैं क्या? जो जो प्रोग्रामिंग है ना, अब जैसे किसी जमाने में कैलकुलेटर अगर निकला था, तो वो हो सकता है कोई खास बंदा उस टाइम यूज कर रहा हो, लेकिन अब जो प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर्स की कुछ बुनियादी चीजें हैं, वो तो मस्ट है और हर एक को करनी। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोई इंजीनियर नाम ले लें, उसको हम्म। कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना ही करना है, अगर वो अपने फ्यूचर के कोई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। तो लिहाजा ये तो अब मस्ट हो चुका है। और बल्कि एक जो बच्चों की एजुकेशन के लिए एक पूरा स्टेम स्टडीज या सी एस टीम स्टडीज, तो प्राइमरी से ही कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मस्ट हो चुका हुआ है। तो अब तो प्रोग्रामिंग की कैपेसिटी और ये जो टूल्स हैं, ये तो वैसे ही मस्ट है। तो प्रोग्रामिंग अगर किसी ने मास्टर्स करना है, एमएस करना है, तो प्रोग्रामिंग तो उसका टूल होगा, लाजिम व मलजूम टूल होगा, तो ये आना ही चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा, एक और बात, आपने मुझे बात बताई थी कि आप पाकिस्तान में कुछ इदारे भी बना रही हैं इसके हवाले से, जी जी। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हम यहाँ पे जब उसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि मैं अपने जो हमारे मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, जो इंजीनियरिंग में ही मेरे साथ थे और बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम यहाँ पर 8 से 10 साल पहले हायर स्टडीज़ के लिए आए। फिर हमने अपनी पीएचडी मुकम्मल की। तो हम उसी दौरान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते थे, अपनी नर्डीनेस, गीकनेस को कहने एक तरह से एड्रेस करना, कि आइडिया सोचना, प्रोजेक्ट करना, कंपनीज को मिलाना, रिसर्च ग्रांट इंस्टीट्यूट से पैसे लेना, और एक पूरा कॉन्सेप्ट बना देना। यानी कि इवन टेस्ला से पहले हमने ये फुली इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंट अर्बन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का कॉन्सेप्ट यूरोपीय यूनियन को दे के, तो वो टॉप 10 में आके उससे मुतलिक रिसर्च ग्रांट्स लेके उस पर काम भी किया। हमने ब्रेन कंट्रोल्ड व्हीकल्स बनाए, हमने एआई के सोल्यूशंस बनाए, हमने पैरेलल सर्जिकल रोबोटिक्स बनाए, ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन्स बनाए। तो ये मुख्तलिफ करते रहे। अब इसके अंदर जो हमने असेंशियल मॉडल अपना इस्तेमाल किया, वो ये था कि चूंकि हम बिजनेस एस्पेक्ट से उस वक्त नहीं कर रहे थे, अब हम उसकी तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त नहीं कर रहे थे, तो हमारा मॉडल ये था कि हमने एक्चुअलाइज करना है, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने पाकिस्तान में भी जो इंजीनियर्स या साइंटिस्ट मौजूद थे, उनको भी इंगेज करने का फैसला किया, और हम इसको इस मॉडल पे काम करते थे कि फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर हम उसको लेते थे, और यहीं पर चूंकि कंपनी थी यहीं पर उसको करते थे, मगर हमने साथ साथ लोगों को ट्रेन करना शुरू किया पाकिस्तान में, और वहां पर भी हमने एक टीम बना ली। और अब पाकिस्तान के अंदर जब वो टीम बनाई, तो उसके हवाले से जैसे एक उधर की ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमने ट्यूरिंग लैब फॉर इंटेलिजेंट सिस्टम, इसके अलावा वहाँ पर एक रिसर्च बेस्ड, नॉलेज बेस्ड स्टार्टअप खोला, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी हम आजकल अप्रूव कराने में है, कि जो यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे हाई क्लास रिसर्च कराएगा स्टूडेंट्स को, और उनको तैयार करेगा फ्यूचर के लिए। और साथ वो जो प्रोजेक्ट्स हम इंडस्ट्री से फ्यूचरिस्टिक उठा रहे हैं, उनके अंदर उन्हीं को इन्वॉल्व करके उनकी टीम बनेगी। तो इसके दो फायदे होंगे, आपका जो ह्यूमन स्किल है वही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जो कि अभी नहीं आए, जैसे ब्रेन कंट्रोल व्हीकल्स का
टेक्नोलॉजी का एक अहम पार्ट हमने पाकिस्तान में ही एग्जीक्यूट करवाया। उसकी सुपरविजन यकीनन हमारी थी, उसके कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने वहीं के इंजीनियर्स को उस पर शामिल करके उन पर काम करवा के उसको एक नतीजे पर पहुंचाया। इस तरह और भी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के काम है हम वहाँ पे कर रहे। तो वहाँ पर जब हमने इस तरीके से इनको वो कह लें इम्प्लीमेंट किया तो उसके ये फ़ायदे हो रहे कि हम भी प्रोजेक्ट्स को कर पा रहे और जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनकी भी स्किल सेट एक खास मुकाम पे जा रही है जो फ्यूचर के उन प्रोजेक्ट्स को कर रही है जो कि अभी हो सकता है आने वाले। तो वो उस तरह का एक मॉडल था जिसको किया। बहुत सेल्फ एक्चुअलाइज, बहुत एक्चुअलाइजिंग फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। उधर भी टीम का तैयार होना और यूनिवर्सिटी में इस तरह का काम होना, तो कुछ इस किस्म के पैटर्न के ऊपर हम चल रहे थे। अच्छा, ये पाकिस्तान में अब ये वैसे मेरी फील्ड नहीं, लेकिन जितना मुझे सुना है मैंने, मुझे ये इतना पता है कि ये नस्ट जो है ये काफी काम करती है एआई में, क्या ये बात सही है? क्या चीज़? नस्ट यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की, नस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक। ये अब क्या काम कर रही है एआई और रोबोटिक्स? अब तो ये है कि HEC ने हर यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग के मौज़ूआत को जिसने उसके चार्टर लिए हुए हैं कि हमने उसके हवाले से जो है डिग्रीज देनी है, उसके हवाले से बड़ी ख़ास रिकमेंडेशन है। बल्कि HEC ने AI बेस्ड रिसर्च सेंटर के क़याम और उसकी रिप्रेजेंटेशन के एक क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ खास AI बेस्ड सेंटर जो है उनको बनाएंगी और उधर काम करेंगी। और उस हवाले से जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो AI पे कर रही हैं और पर्टिकुलरली नस्ट खास तौर पे इस पे काम कर रहा है। पैटर्न रिकग्निशन पे AI पे उसके ऊपर काम है। और वो जो उसकी लैब्स हैं या सेंटर्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली, और भी कोई होंगी यूनिवर्सिटी, लेकिन नस्ट के अंदर उसके एक अपने सेंटर मौजूद है। तो जीकी करती है काम इस पे? उसके बारे में मुझे वसूख से नहीं पता, लेकिन जिस तरह का उसका नाम सुना हुआ है उसको आई एक्सपेक्ट कि उसके अंदर AI से मुतल्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट आ गया। प्रेसिडेंट का भी एक इनिशिएटिव है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो जिस तरीके से ये फैल रहा है, तो मेरा मेरा ख्याल है कि उधर ये AI से मुतल्लिक कोई नए कोर्सेज डिज़ाइन हुए होंगे। लेकिन अगर नहीं भी हुए तो जैसे मैंने बताया कि जो AI के सब्जेक्ट्स हैं वो कंट्रोल सिस्टम्स के लोग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोग, मैकेनिकल के लोग, कंप्यूटर साइंस के लोग, ये उनके सब्जेक्ट्स के तौर पे ही मुतारिफ हो चुके हैं। फिर जब ये मुतारिफ हो जाते हैं तो अब उसको पढ़ने के बाद एक बंदा यूँ कहता है, इस तरह जुमला उसका आएगा कि मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ विद स्पेशलाइजेशन इन AI, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बंदा हूँ, स्पेशलाइजेशन इज दैट। जैसे मैं अपना कहता हूँ कि मैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ विद स्पेशलाइजेशन, क्योंकि मेरी PhD AI में। तो इस तरीके से ये एक ट्रांजिशन है। लेकिन लाहौर की जो उस तरह बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, छोटी है कदर यूनिवर्सिटी, उधर पूरे पूरे AI के कोर्सेज आए हुए। तो आई एक्सपेक्ट कि जीकी में भी ऐसी कुछ सूरत हाल होगी। कोर्सेज आपका मतलब यानी कि बैचलर लेवल पे, जी मास्टर? हाँ, बैचलर्स लेवल पे। अच्छा अच्छा। तो आपको लगता है कि एआई के कुछ बेसिक टॉपिक हमें हाई स्कूल में भी डाल देने चाहिए और कॉलेजेस में भी डालने चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बहुत जरूरी है? ये जर्मनी में तो स्कूलों में AI 8वीं क्लास के आसपास एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे AI पढ़ाया जा रहा अच्छा। है। यहाँ पे एक अजीब बात यह है कि जैसे कि आपको ज्यादा पता होगा कि आप इस फील्ड में है कि जनरल पब्लिक का ना रुझान नहीं है एआई की तरफ, यानी वो बल्कि एक तरह टैबू भी समझते हैं और एक डर भी है लोगों में एआई का, पता नहीं क्यों। जैसे कि आपको शायद पता हो फिन टेक्स्ट बुक, पता नहीं ये बात कॉन्ट्रोवर्शियल होगी लेकिन सच तो है, तो बता देना चाहिए। इस फिन टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, उनकी बायोलॉजी की बुक जो है ना, उसमें लिखा हुआ है शुरू में कि इस बुक में ना एवोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मानना नहीं, ये शुरू में लिखा हुआ है उन्होंने। तो अब ऐसा ही होगा ना वहाँ पे ये भी होगा। अब जैसे एआई का मतलब लोग लेते हैं जी के, इसका मतलब अगर इंसान खत्म हो जाएंगे, इंसान रोबोट्स के लिए काम करेंगे, तो लोगों के जहन में ये आता है। तो अगर अब हमको पता लगे उनका बच्चा भाई एआई पढ़ रहा है स्कूल में, तो वो तो कहेंगे भाई स्कूल से उठवा लो, किसी और स्कूल में लेके जाना है, या फिर कहेंगे भाई तुमने पढ़ लो ये उनके नंबर लेने के लिए, लेकिन तुमने यकीन नहीं करना इस बात पे। तो ये आपको लगता है मुश्किल होगा ये स्कूलों में डालना, या फिर इतना मुश्किल नहीं है? नहीं, ये मुश्किल इस हवाले से नहीं होगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके, अगर वो अपने उसकी अपनी ज़ात का तजस्सुस, ये ज़रा मुश्किल उर्दू का लफ्ज़ यूँ कह रहे हैं, अगर वो खुद उस तरफ उसका शौक है तो वो हम्म।
उधर आराम से जा सकता है, लेकिन ये है कि अगर उसका शौक नहीं है, जैसे प्रोफेशनली एक पेशे के तौर के ऊपर जब पैसा कमाना, जिम्मेदारियां होती हैं, वो भी एक बड़ा जेन्युइनली एक नोबल कॉज है जिसकी तरफ लोग जाते हैं। तो जिसके हवाले से भी है कि चूंकि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो लिहाजा उसके हवाले से जो वो स्कूल के जो इस चीज़ को ऑफर कर रहे हैं, और वो कम्युनिटी के लोग, समाज के वो लोग जो उस तरह के स्कूलों में जा रहे हैं, या और दीगर गवर्नमेंट के भी अगर स्कूलों में उस तरह जा रहे हैं, वो इस हवाले से इतनी रेजिस्टेंट मुझे लगता है कि शायद ना पेश आए। ठीक ठीक। अच्छा, एक और मैंने बात करनी थी कि आप आपको अच्छे से पता होगा कि जरूरी नहीं है कि हर साइंटिस्ट जो है या फिर साइंस पर काम करने वाला कोई भी इंसान वो हमेशा पॉपुलर साइंस की तरफ आए। लेकिन चूंकि आप जाहिर साइंस की दुनिया के एडमिन भी हैं, तो आप जाहिर आपका अपने अंदर शौक है पॉपुलर साइंस का। और अच्छा, वैसे कब से आपने शुरू किया है पॉपुलर साइंस में इंडल्ज होना इस तरह से? वो मेरी जो पीएचडी है वो एआई के एस्पेक्ट से एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी कि वहां पर इटसेल्फ एक फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, और वो प्रॉब्लम भी डिफिकल्ट थी, पैराडॉक्सल सी बन गई थी। तो उससे इंटरेस्ट खास तौर पे फिजिक्स में इन्वॉल्वमेंट हुई, और इल्म रियाजी की कुछ तजरीदी या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो उसकी वजह से वो खुद ब खुद होता चला गया, और उसी का नतीजा ये निकला कि फिर जो साइंस की दुनिया ग्रुप जब सबसे पहले दफ़ा बना, तो उसमें उसके बतौर जो बानी एडमन कह लें, उसके अंदर शामिल होने का मौका मिला, और उधर से फिर ये चलता रहा। लेकिन ये इटसेल्फ जो मेरा अपना प्रोजेक्ट था जिस पर मैं काम कर रहा था, उसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो सॉल्व करते हुए खुद ब खुद ये सोचना पड़ रहा था कि अच्छा, फिर एक्चुअल फिजिक्स क्या है, वो डेवलप कैसे हुई है, उसके फंडामेंटल लॉज कैसे उस नतीजे पर पहुंचाए जाते हैं जिस पर पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि उस लेवल के ऊपर क्लैरिटी लेके ही क्योंकि जिनको वो रिसर्च प्रेजेंट करनी थी, वो उस लेवल के ऊपर चले गए हुए थे सवालों जवाब में, तो वो खुद ब खुद इन्वॉल्वमेंट हो। तो आपने जब से ये काम करना शुरू किया पॉपुलर साइंस, यानी कि पॉपुलर साइंस का मेरा मतलब ये है कि आपने जब साइंस को आसान अल्फाज में उर्दू जबान में लोगों को बताना शुरू किया, तो आपको कई सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। जैसे कि इससे जब अपना अपना बताते हुए मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला है। तो आपने आपने क्या ये चीज नोट किया कि लोग किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सही होना या ना होना इस चीज पर डिसाइड नहीं करते ज्यादातर। और इसमें मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा जो जो पढ़े लिखे नहीं है, कई पढ़े लिखे लोग भी ऐसे करते हैं कि बिल्कुल किसी ठीक। स्टेटमेंट का सही होना या ना होना वो इस चीज पर डिसाइड नहीं करते कि यार हम इस चीज के इस बारे में क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उसके आंसर तलाश करने की कोशिश करेंगे। वो इस चीज पर डिसाइड करते हैं कि ये स्टेटमेंट ना फील कैसा करवाती है हमें। अगर ये अच्छा फील करवाती है तो ये सही है। ऐसा ही है। और ये ना सिर्फ साइंस के एस्पेक्ट से मैंने देखा, बल्कि जो समाजियात, बशरियात, नफ्सियात और इमरानियात के जितने भी मौज़ूआत हैं, फ़लसफ़े के मौज़ूआत हैं, माबाद तबियात के जितने भी मौज़ूआत हैं, उनको लोग अपने ही परसेप्शंस कि वो फील कैसा कर रहे हैं, उसके ही मायनों में अपने नताइज को वो लेते हैं। और बल्कि ये भी एक एआई के ज़रिए जब मैं ये रिसर्च में था, तो मुझे खुद भी ये अंदाज़ा ये बड़ा क्लैरिटी से हुआ कि जो हमारी जितनी थ्योरीज होती हैं, जो हम एआई के भी करते हैं, जो लर्न करवाते हैं, वो अपनी उस तरह मुतलकियत में नहीं होती हैं। वो एक खास प्रॉब्लम की मुताबकत से नतायज लाने की एक एलिगेंट कोशिश होती है। और इस चीज़ को हर बंदे को ही ज़हन में रखना चाहिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो या ना हो, या समाज का बंदा हो, इमरानी या सूरत हाल का बंदा हो। तो वो नहीं, वो सारे ही जिहाद में यानी डायमेंशन में, चाहे साइंस में हो या जिसमें, लोगों का ये एक शुमारियाती तौर पे बहुत वाज़े रवैया है कि वो अपनी फीलिंग्स को इस्तदलाल करते हैं या हुज्जत करते हैं, यानी कि वो उसको कहते हैं कि जो हमारी फीलिंग है ना, उसको परसीव करते हैं कि ये है वो नतीजा जो हमें बताया जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। हालांकि हालांकि एक ही स्टेटमेंट को ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो आपको अच्छा फील करा दे, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो आपको बुरा फील करा दे। ये जैसे कि सारे जैसे कि बड़ी मशहूर एग्जाम्पल आप बताओगी कि एक बादशाह, वैसे मैं पता नहीं क्यों कह रहा हूँ लेकिन जिसको नहीं पता तो ये सुन लेके, एक बादशाह को आप देखता है कि वो शायद बहुत बूढ़ा हो गया, तो एक बंदा ताबीर करता है कि आपके सारे घर वाले आपके सामने मर जाएंगे। वो कहता है इसने बहुत बुरी बात की है। दूसरा कहता है कि आप बहुत लंबी उम्र पाएंगे। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। ये ऐसा ही होता है। और खास तौर पे जो जब एक इंसान ने सीखना होता है, तो जो एग्जिस्टिंग परसेप्शन होते हैं, चाहे साइंस के बारे में है, चाहे और दीगर जिहाद के बारे में है, उसके हवाले से आपको
काफ़ी गैर जानिबदार हो के देखना पड़ता है, और इस हद तक गैर जानिबदार होना पड़ जाता है। इवन मैं साइंस के लोगों को भी खास तौर पे कहूँगा, क्योंकि वो भी बात का जो पॉपुलर साइंस के ऊपर यकीन रखने के जो एक बड़े वसूख के साथ कई लोग अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, वो भी इसका एक बड़े दिलचस्प तरीके से वो भी इसका शिकार हुए होते हैं। वो भी इस तरीके से शिकार होते हैं कि जो उनकी परसेप्शन के मुताबिक उसकी जो तशरीह आई है, वो उसको भी बहुत हार्ड कर लेते हैं, और उसकी वजह से वो भी उन जावियों को देखने की पोजीशन में नहीं आते जो कि ये इल्म रियाजी की तजरीब आपके ऊपर अया करने के लिए बासकत मौजूद होती। तो इसमें अभी आपको मैंने शायद लास्ट टाइम जब कॉल की थी हमारी ये बात हुई, इसमें मैंने एक बात की शुरू की थी कि जैसा कि हम आमतौर पे कहते ही हैं कि किसी की बात सिर्फ इसलिए ना मान लो क्योंकि वो भाई बहुत बड़ा कुछ भी है, साइंटिस्ट है, कुछ भी है। जैसे कि आपको शायद पता हो कि एक रिसेंट क्या कहना चाहिए डिबेट चली थी या फिर बड़ी बुरी सूरत हाल हो गई थी मार्क जकरबर्ग के दरमियान और इलॉन मस्क के दरमियान एआई के ऊपर। ठीक। अब मुझे ना ये बात पता नहीं है कि मार्क जकरबर्ग, चलो इलॉन मस्क के बारे में तो समझ आती है कि उसको हम कह सकते हैं कि उसकी काफी समझ बूझ होगी एआई के हवाले से, लेकिन क्या मार्क जकरबर्ग की है? आपको लगता है कि होगी उसकी एआई के हवाले से समझ बूझ? जो एआई है ना, एआई के जो मैं खुद महसूस करता हूँ, जैसे मैंने लेयर्स का जिक्र किया, एक टूल लगा है जो सोल्यूशन निकाल रहा है, एक उसके ऊपर लेयर है, एक ऊपर लेयर है। मुस्तकबिल में एआई ने लाजिम व मलजूम, क्योंकि इटसेल्फ जब मेरे अपने रिसर्च कर रहा था, तो ये जो सोशल बिहेवियर्स हैं वो भी आप इल्म रियाजी के अंदर ट्रांसफॉर्म करके उसकी भी लर्निंग कर सकते हैं, नफ्सियात की कर सकते हैं। मेरी अपनी रिसर्च का एक बड़ा पार्ट इंसान सोचता किस तरह, एज अ पीएचडी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि वो अपने शौक में वो चला कि वो क्या सोचता है और उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है, उसकी तरफ एक वो है। मैं मुस्तकिल में इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा इम्कानात देख रहा हूँ कि इवेंचुअली सोशल बिहेवियर्स, इंसान, उसकी नफ्सियात, इसके हवाले से इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस तरह के किरदार ओपनली सामने आना शुरू हो जाएंगे। ओपनली मैं क्यों बोल रहा हूँ उसकी मैं तफसील ये इस बात के बाद अभी बताता हूँ। ओपनली आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उस वक्त उस डोमेन के जो लोग हैं वो इस बात के ऊपर काम कर रहे होंगे कि अच्छा हमारे पास ये टूल है, फलां टूल है, फलां टूल है, और हमने एक इमरानी हरकियात यानी सोशल डायनामिक्स को किस तरह सॉल्व करना है, या हमने गवर्नमेंट के डिसीजन कैसे लेने हैं, या हमने एक मैसेज को किस तरह कंट्रोल करना है पॉजिटिव तरीके से, वो उसके डिसीजन मेकिंग में ये टूल्स एज अ जनरल टूल्स ऑफ अवेलेबिलिटी के तौर पे बने होंगे। तो वो लोग उस लेवल के ऊपर फिर सॉल्व कर रहे होंगे। मार्क ज़करबर्ग का सूरत हाल है कि चूंकि वो सोशल नेटवर्किंग, उनके डाटा से मुतल्लिक स्पेसिफाइड एड्स को चलाना, जो कि एआई मशीन लर्निंग का एक पार्ट है जिसे कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स। रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो यूजर प्रोफाइल बनाता है। अच्छा, ये नाम जरा खौफनाक सा, यूजर प्रोफाइल खौफनाक क्यों है कि आप अगर बैठे हैं ना और आपने कंप्यूटर पे जो किया है उस पे आपका प्रोफाइल बनाया जा सकता है, और बनता भी है। इसकी जॉब्स हैं, बकायदा यूजर प्रोफाइल है कि जो, और एक नहीं, एक ही कंपनी में कई बंदे बैठे हैं जो कि आपकी क्लिक से ये अंदाजा कर लेंगे कि आप किस तरह के बंदे हैं, क्या सोचते हैं, आपकी क्या चॉइसेस हैं, आप क्या चाहते हैं, अगर आपने ये खरीदा है तो क्या खरीदेंगे। ये सारे रिकमेंडेशन सिस्टम्स करते हैं। जिस तरह जो यूट्यूब वीडियो रिकमेंड करती है वैसी करती है, उसको पता है कि आप क्या देखते हो। जी हाँ, जी हाँ, ये जो रिकमेंडेशन है, अगर आप अपने कुकीज और वो सारे वो खत्म कर दें तो सडनली आपके जो वीडियोस हैं वो आपके प्रोफाइल से थोड़ी मुख्तलिफ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब कुकीज होते हैं, या इवन कि कुकीज से भी आपके जो राउटर है ना जिधर से इंफॉर्मेशन पास हुई है, आई डोंट नो ये कितना करेक्ट है, बट ये है कि राउटर की इंफॉर्मेशन के वहां से कौन कौन सी चीजें चेक हुई हैं, ये भी यूज हो सकता है इस चीज में कि इस राउटर के ऊपर ये बंदे को फलां रेकमेंड करना चाहिए, इसको पिज्जा चाहिए, इसको फलां चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि पिज्जा खाना है, मैंने अभी सर्च भी नहीं किया, लेकिन पिज्जे के ऐड आना शुरू हो गए। ये एक मैंने ये सुना। वो भी ये सिनेरियो है कि जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर ये बंदा इस तरह की चीजों को सोच रहा है, इस दिन के औकात में इसने इस मौके पे फलां चीजें क्लिक की हैं,
तो इसका मतलब है कि दिन की इस औकात में इस तरह के लोगों ने जिन्होंने ये क्लिक किया था उन्होंने फलां भी क्लिक कर रखा है, उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, उसके पूरे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उससे आप ये बता दें तो आपको पहले से इश्तिहार आ जाएगा और आप पहले से ही हो सकता है लाशऊरी तौर पे तैयार हो, वो इश्तिहार देख के आप पूरे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह चलता है। तो अब ये जो मार्क जुकरबर्ग का आपका सवाल है, उस पर आता हूं। चूंकि उसको ये डिसीजन लेने कैम्ब्रिज एनालिटिका के जरिए उसने सियासी कैंपेन्स की रिकमेंडेशंस चलाई, वैसे भी वो इश्ताहारात और इनको चलाता है। सोशल नेटवर्किंग को कैसे बढ़ाना है, कौन से ऐसे फीचर्स लाने हैं कि लोग अपना आप बयान करना शुरू कर दें, कौन से फीचर्स लाने हैं कि वो अपना डाटा डिलीट ना करें, उस पर वो डीमोटिवेट करें। ये जो सारे डिसीजन हो रहे हैं ह्यूमन साइकी की, सोशल नेटवर्किंग की, इस लेवल के ऊपर डिसीजन में उसका एक एक्सपीरियंस बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एआई के टूल्स को सोसाइटी के और सोशल नेटवर्किंग में कैसे इस्तेमाल करना है, उसके हवाले से वो वेल एनरिच्ड मैं उसको कंसिडर करूंगा इस तरह के हवाले से। लेकिन जो टेक्निक कौन सा एल्गोरिदम लगाना है और वो क्या हो रहा है, शायद उसके हवाले से मे भी वो ना हो, लेकिन वो जिस लेवल के ऊपर है उसके हवाले से वो होगा। यानी कि एआई का आना हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए फायदेमंद है मार्क जुकरबर्ग के लिए, क्योंकि उसका जो मौकफ था ना वो ये था कि एआई से दुनिया को कोई खतरा नहीं है, जैसे इलॉन मस्क कह रहा था खतरा है, तो प्रॉब्लली वो इसीलिए कह रहा हूँ। मैं भी जो है ना, अगर आप मुझसे भी पूछे, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा कि खतरा है, जिन्होंने भी कहा खतरा है, मुझसे भी जब वो एक दफा ये पूछा गया था कि क्या ये खतरा है या नहीं, तो मैं इसको इस एंगल से लेता हूँ एआई को, दो बुनियादी पहलू कि एआई इंसान की शऊरी एवोल्यूशन का एक बड़ा ही अहम तरीन जुज होगा, और इंफॉर्मेशन और इंसान, मशीन का शऊर और इंसान के शऊर के इंजमाम को मैं नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस एवोल्यूशन के तौर पे देखता हूँ। और ये बहुत ग्रैंड लेवल ऑफ एवोल्यूशन आएगा। और चूंकि मैंने बताया कि पीएचडी का एक फिलोसॉफिकल पार्ट था और मैं इस पे पूरा इन्वॉल्व रहा, मुख्तलिफ इंसान सोचता कैसे है, न्यूरो साइंस क्या कह रही है, या मैथमेटिक्स उसके बारे में क्या कह रही है, तो अगर ह्यूमन कॉन्शियस लेवल में आगे जाना है, ये इंजमाम को मैं इनएविटेबल महसूस करता हूँ एज अ रिक्वायरमेंट। एक तो ये चीज़ कि the way you perceive reality by knowing how your neural networks perceive the data, it it gives you immediately, ये आपको बहुत ही बड़ा आपका विस्टा, आपका जो कैनवस है सोच का, उसको बहुत ही बड़ा कर देता है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अगर जैसे वो मुख्तलिफ फलसफा दान कहते थे फ़ौकुल बशर जो है वो किसी के होने की जरूरत है, तो जो फ़ौकुल बशर है शऊरी तौर पे, उसके लिए मैं इसकी रिक्वायरमेंट को इनएविटेबल समझता हूँ। दूसरा पार्ट, ये टूल इतना ज्यादा इस्तेमाल में आएगा कि इस टूल के साथ जो अपडेट नहीं होगा, दरअसल उसके इंस्टिंक्ट होने के पहलू ज्यादा आएंगे। अब इसमें कोई बंदा कह सकता है कि आपके ऊपर मजबूरी बन रहा है कि आपको इसको करना पड़ेगा, ये एक एस्पेक्ट ऑफ इंस्टिंक्ट आता है, लेकिन एआई इटसेल्फ और उससे पैदा होने वाली शऊरी कैपेसिटी वो आपको इंस्टिंक्ट नहीं करेगी। इसके अंदर कोई इस्तेहसाल, चाहे वो सरमायादारी के जरिए आए या इश्तराकियत से आए, यानी सोशलिस्ट एस्पेक्ट से आए या कैपिटलिस्ट, जहां पे इस्तेहसाल आएगा कि इसको आप एक सिस्टम में फोर्स करने लगेंगे, उसकी वजह से कई लोगों को आ सकता है। बट वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आई, फिर एक और इंडस्ट्री 2.0 3, वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते रहते हैं और उसकी वजह से लोगों को चैलेंजेस आते रहेंगे वो वाले, लेकिन उसका ताल्लुक एआई से नहीं है। इट हैपन टू बी के इंडस्ट्री 4.0, ये रेवोल्यूशन 4.0 जो है वो एआई से मुतल्लिक है, बट इट्स हैज मोर विद द इस्तेहसाल रादर देन। आई थिंक ये वाली बात जो कर रहे हैं ये तो एक मोर जनरल चीज की मैनिफेस्टेशन है कि जो इंसान अपने आप को दुनिया के साथ अपडेट नहीं करेगा वो इंसान तो पीछे रह ही जाएगा। जैसे कि इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ में देखी हुई है कि जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त से लेके काफी सालों तक हम सिर्फ नोकिया के फोन सुनते थे। अब नोकिया ने अपडेट नहीं किया अपने आप को स्मार्टफोन्स के लिए, तो नोकिया खत्म। साल है, इमेजिन करें ग्लोबल लीडर इन मोबाइल टेक्नोलॉजी, और वो इंस्टिंक्ट ही हो गया क्योंकि उसने अपने आप को स्मार्टफोन्स के अंदर बतौर लीडर वो नहीं बनाया। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं जो कि मैं इधर बताता भी होता हूँ। बीएमडब्ल्यू ने ऑटोनोमस कार के एक्सपेरिमेंट कैमरा के जरिए
2005 और 8 के बीच में कर दिए हुए थे, उनकी वीडियोस हम देख रहे थे। लेकिन इतने बड़े जायंट्स होने के बावजूद, और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स ऑडी ने, बीएमडब्ल्यू ने, फॉक्स वैगन ने अपने तई एज अ रिसर्च कर रखे हुए थे, मगर किसी ने, और जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ये आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी तारीख बहुत पुरानी है। ये इस तरह नहीं है कि अभी किसी ने कहा भी हम ये करें, बहुत पुरानी है। इन सब के बावजूद इतने बड़े जायंट्स ने, जिनके रेवेन्यूज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इन अ ईयर है, उन्होंने उस मार्केट के अंदर लीडरशिप का रोल नहीं प्रोवाइड किया, एक नए बात को नहीं। एलन मस्क जिसने प्रोडक्ट बेचने की बजाय विजन को बेचा, मैं यही कहूंगा जो विजन को जो प्रोपोगेट करते हैं ना, दे आर द लीडर्स। उसने बताया कि मैं स्पेस में रॉकेट भेजना चाहता हूँ, सबसे कंजर्वेटिव फील्ड है कि आप हुकूमती, उसे आप कह जी मैं ये कर देता हूँ। हर एक ने नो किया, पर उसने अपना कह जी मेरा विजन है, मैं करूंगा। उसने किया। उसने इतना ग्लैमराइज एंड ग्लोरीफाई किया एटोनोमस एलन मस्क को, एटोनोमस को नहीं, एलन मस्क को, कि जब एलन मस्क ने कहा कि मैं अपने विजन में अब ऑटोनोमस व्हीकल्स को लेकर आता हूं, तो जो वो जो ग्लोरिफिकेशन और ग्लैमराइज करके उसने एक लीडरशिप रोल को पिक किया था, वो एक सिंबल ऑफ कह लें चेंज, एक सिंबल ऑफ ये लीडरशिप बन गया। जो ही उसने फिर टेस्ला लॉन्च की, ये सारे बीएमडब्ल्यू, वॉक्सवैगन सब 20-20 30-30 बिलियन के सिर्फ और सिर्फ बैटरी सेल्स की खरीदारी के पैसे मुख्तस किए गए हैं। पूरे पूरे प्लांट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कन्वर्जन पर आ गए हैं। एक रेस हो गई है, पर्टिकुलरली जर्मनी में आप देखते हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स की। हालांकि ये सब इनकी कैपेसिटी में था, अगर दे डिडंट टेक अ लीडरशिप रोल किया, तो ये है कि जो भी अपडेट नहीं होगा वो उसके खुमियाजे भुगतेगा, और जो इंस्टिंक्ट होने का ताल्लुक ज्यादा अपडेट ना होने से होगा, एआई से नहीं होगा। एआई को मैं बहुत अहम समझता हूँ इंसान की सोच के नेक्स्ट इर्तका के तौर, इर्तकाई एलन मस्क ने तो ऐसा काम कर दिया जो कि कभी सोच मेरे ध्यान में तो कभी नहीं आया था कि उसने रीयूजेबल रॉकेट्स, यार रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाते हैं, अब वो उसने बना दिए बंदे ने। ये क्योंकि मैं जर्मनी आने से पहले तो मैं भी उन इदारों में था जो कि सैटेलाइट्स और इनके ऊपर काम करते, और उनके उधर वहाँ पे उसके कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, और उनके अंदर मुझे ये मौका मिला कि वो सैटेलाइट्स के मैं करूँ, तो मुझे कुछ ये अंदाज़ा इसका रहा कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड काम है, और हुकूमती तौर के ऊपर इसको, हुकूमती और बैनुल अक़वामी तौर पे भी, क्योंकि इतने रूल्स रेगुलेशंस और उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि ये इसके हवाले से अमूमन हुकूमतें ही तभी हाथ डाल रही होती थी कि ये हुकूमत का काम है, उसकी रेगुलेटरी बॉडी जैसे नासा है वो है, और फिर उससे पूरा रीयूजेबल रॉकेट का प्रोजेक्ट ही पिक कर लेना, और बल्कि अपोलो के बाद सबसे पावरफुल, या अपोलो से भी ज्यादा पावरफुल, आई डोंट नो कि उसके बाद सबसे पावरफुल है या उससे ज्यादा है, पावरफुल तरीन रॉकेट एलन मस्क ने लॉन्च किया। क्या कितना उसका वो देखें विजन जो है, जिस तरह उसने उसको आगे फेल भी तो बीच में कई बार हुआ, वो लोगों को नहीं दिखता, उसके फेलियर्स भी बड़े हैं बीच बीच, लेकिन वो कर गया वो फिर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है जो कि आई थिंक मुझे पहले पूछना चाहिए था, वो या मैं पूछ रहा हूँ। लोगों में बड़ी कंफ्यूजन होती है आसान अल्फाज में 4G और 5G में क्या फर्क है? जो जी होता है ना, जी है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। ये जैसे अभी मैंने इंडस्ट्रियल 4.0 कह रहे, तो एक तरह से कह रहे हैं इंडस्ट्री की 4th जनरेशन का जो एक रूल आ रहा है। तो ये जो जनरेशन है ना, इसके हवाले से इनका है कि यानी कि वो टेक्नोलॉजीज जो कम्युनिकेशन के लिए पहले इस्तेमाल होती थी, उसके एक नेक्स्ट लेयर आ रही है। अब इसके अंदर 5G और 4G के, क्योंकि मैं बेसिकली कम्युनिकेशन इंजीनियर तो नहीं हूँ, मैकेट्रॉनिक्स की फील्ड है, लेकिन इसके बारे में जो मुझे पता है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। अभी तक ये है कि जो बैंड्स हैं, कम्युनिकेशन के बैंड्स हैं, उनको मुख्तस कर दिया जाता है। जैसे अगर आपके साथ कम्युनिकेशन मेरी फ़ोन के ऊपर अगर हो रही है, तो एक बैंड का एक पार्ट मुख्तस हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह की, जो कम्युनिकेशन को करा रहा है। मगर अब सूरत हाल क्या आ रहा है कि अब डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं, ब्लूटूथ है, आपकी
ई रोलर जो वो स्कूटर्स हैं, ई स्कूटर जो कि नेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं, हर चीज़, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड्स के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उनकी अपनी कम्युनिकेशन थ्रेड्स। एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं मतलब 4G से की निस्बत नया, कॉग्निटिव रेडियो। कॉग्निटिव रेडियो ये है कि आप बैंड्स को शेयर कर, यानी कि जिस टाइम पे दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही है, गैप आया है, तो उस गैप को नोट करें और कहें कि जी बैंड मेरे लिए अवेलेबल हो गया, और एक और डिवाइस उधर से अपनी कम्युनिकेशन कर दें, बजाय इसके कि आप डेडिकेट कर दें। एक तो डिवाइसेस इतनी बढ़ गई कि जो बैंडविड्थ है वो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही, तो आपको एक और बैंडविड्थ पिक करनी है, जो कि अभी की बैंडविड्थ शायद 5 और 6 गीगाहर्ट्ज तक है। आप जो नई बैंडविड्थ है वो 6 to 30 या 300, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या, इस गीगाहर्ट्ज की रेंज के अंदर वो बैंडविड्थ को लाके, ताकि ज़्यादा डिवाइसेस आए। बट वो डिवाइसेस किस तरह कम्युनिकेट करेंगी, ये भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि वो बैंड्स को शेयर करेंगी, वो आपस में कम्युनिकेशन होगी, उनकी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन होगी कि वो कॉग्निटिव रेडियो बेस्ड, कि वो जब वो नोट करें उधर कुछ ऐसे कि आप यूं मिसाल ले रहे हैं जैसे एक बीकन है, बीकन ऑफ सिग्नल, वो सिग्नल दे रहा होगा और मालूम कर रहा होगा कि अब यूज हो रहा है कि नहीं, फिर जो जगह खाली मिल रही होगी उसको यूज कर रहा होगा, तो एक कॉग्निशन होगी अमंग द डिवाइसेस। इसकी वजह से एक टर्म और भी आई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चीजें आपस में उनका इंटरकनेक्शन है, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं। फिर उनकी सिक्योरिटी, फिर उनकी कम्युनिकेशन की ईज, क्योंकि जब हायर गीगाहर्ट्ज के ऊपर आपकी चली जाती है कम्युनिकेशन, तो उसका ये जो बड़े पोल्स हैं जो कि फासले पे लगे होते हैं, उनके जरिए उसकी ट्रांसमिशन में चैलेंजेस आते हैं। आपको छोटे पोल्स ज्यादा तादाद में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, आपको अपनी कम्युनिकेशन पीयर टू पीयर भी हो सकता है करनी पड़े, कि वाया मोबाइल सिग्नल्स जा रहे हैं या छोटे छोटे लगे हुए हैं, तो वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन, फिर उनके सिग्नल्स किस तरीके से आप तक फोकस तौर पे पहुंचे, वो टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे कनेक्ट होनी है, बैंडविड्थ कौन सी इस्तेमाल होनी है, बैंडविड्थ के इश्यूज, और फिर ये जो सारी टेक्नोलॉजीज का जो मजमुआ आके जो नया वे ऑफ कम्युनिकेशन बन रहा है, ये फिर 5th जनरेशन कम्युनिकेशन कहलाएगी, और इसे 5G कहेंगे। इसके लिए एआई तो बहुत जरूरी है। एआई हर उस जगह पे जरूरी होगी कि जहां पर आपने चीजों को मॉडल करके प्रेडिक्शन देनी और आपने ऑटोमेटिक डिसीजंस करने, तो वहां पर अब एआई आएगी, तो इन सब के अंदर इनके इस्तेमाल होंगे। बल्कि मैं पिछले 1-2 सालों में, जैसे मैंने बताया था, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैं काम करता रहा, और पिछले सालों में मैं ऑलरेडी इस चीज़ की डिस्कशन में रहा और उस चीज़ के काम करने के प्रोजेक्ट्स को रेज करने पे रहा कि जो 6G टेक्नोलॉजीज हैं वो किस किस्म की होंगी। क्योंकि कुछ मुझे अपने रिसर्च में, जब मैं कंट्रोल सिस्टम्स में था, तो लार्ज स्केल डायनामिक सिस्टम्स को पढ़ने का मौका मिला, और उसके हवाले से कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और उसमें टोटली एआई को एम्बेड करके अगर आपने उसके सोल्यूशन देने हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो इससे भी एक नेक्स्ट जनरेशन का पार्ट होगा। जब इंटरनेट ऑफ सिटीज़, इंटरनेट वो सारा इमर्ज करेगा, तो उसका एक और जो इसका बेटर वर्जन ऑफ 5G होगा, वो 6G है, उसके भी दौर आने वाले, और यकीनन उसके लिए तैयारियां भी जारी होंगी। अभी तो ये लॉन्चिंग फेज में है, तो डेफिनेटली एक 6G की तैयारी चल रही होगी, और वो कुछ इसी किस्म की चीज़ों पे मबनी होगी। जब आपने वो चीज सुनी, मेरा जो आई थिंक पिछला पॉडकास्ट था उसमें भी उन्होंने बात बताई थी कि यूके में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैली हुई है कि 5G की वजह से कोरोना वायरस हो रहा है और वो टावर जला रहे हैं 5G के। हाँ, इसमें कोई सदाकत नहीं है, और उसकी खास वजह यह है कि मैंने भी जब ये जो कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जब लोगों ने बात की, तो मैंने इसको, मुझे मौका मिला, कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि मैं जानूं कि उनका नुक्ता क्या है। तो उनके नुक्ते 2 पॉइंट्स के ऊपर खड़े हैं। नंबर 1 कि वायरस, ये मेरा नुक्ता नहीं है ये इनका नुक्ता, वो ये कि जो वायरस है वो एक इंसान, उनके मुताबिक ये इंसान का वो टॉक्सिक वेस्ट है कि जब वो उसकी बॉडी पॉइजन होती है, तो ये उसका टॉक्सिक वेस्ट है जो निकलता है। ये पहला वो इस मफरूजे पे खड़े, और दूसरा वो इस पे थे कि जब भी एक इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन आया दुनिया में, तब ह्यूमन बॉडी पॉइजन हुई है और टॉक्सिक वेस्ट है। इन दो के ऊपर उन्होंने अपना सारा खड़ा किया। ये दोनों इस वजह से दुरुस्त नहीं माने जा सकते एज अ थ्योरी, क्योंकि थ्योरी तक पहुंचने में आपको स्टेटिस्टिकल एविडेंस से स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस प्रूव करनी होती है, पहली चीज तो ये।
दूसरी चीज, कुछ फैक्चुअल इसमें गलती है, और वो ये कि वायरस बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट नहीं होते। एग्जैक्टली। वायरस सेल्फ एक ऐसी एंटिटी है जो मिलियंस ऑफ ईयर से मौजूद है। अगर आप एंटार्क्टिका, आर्कटिक के या पुरानी बर्फें जब पिघलती हैं तो उधर भी जो हजारों या मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो वायरस महफूज हुए थे वो उधर नजर आते हैं। तो वो उसका ताल्लुक उससे नहीं है, बल्कि वो बुनियादी अज्जा हैं जो कि किसी कहें जो आपके जो ऑर्गेनिक मटेरियल जब वो डीएन आरएनए में शक्ल इख्तियार करता है अपने एक डायनामिक्स की वजह से, तो वो उसका नतीजा है। और ये टॉक्सिक वेस्ट नहीं है, ना ये कभी इस तरह इस ये मुशाहिदा हुआ, ना ये इस तरह कभी आपके जो साइंस के मुकाले और कुतब हैं जो हमने भी पढ़ी मैट उस वायरस इस तरह नहीं। तो ये पहली चीज ही गलत है। दूसरा एस्पेक्ट कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से ये ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की वजह से, तो ये भी इस वजह से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये एक मफरूजा और हाइपोथेसिस स्टेट ही बनेगी, क्योंकि आपको किसी चीज़ को ऑथेंटिक करने के लिए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चाहिए होती है, और इसमें कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस अभी तक मौजूद नहीं। अगर ये जो मैंने आपको भी फ्रेमवर्क दिखाया था एआई का, जिसमें मैंने कहा था ऑथेंटिकेट करते हैं हम डाटा को, आप देखिए जब उसकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक इसके ऊपर लगेंगी तो ऑलमोस्ट जीरो कोरिलेशन आएगा। या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट जो प्रोबेबिलिटी थ्रो करेगा वो इस चीज की थ्रो करेगा कि यू कैन रिजेक्ट द नोशन, यू कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि कोई कोरिलेशन नहीं था। यू कैन नॉट रिजेक्ट दिस नोशन दैट देयर इज नथिंग टू डू विद इट, सो यू कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये अच्छा, तो ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये फिफ्थ जनरेशन वार क्या है? वही जनरेशन का ताल्लुक, यानी कि पहले अगर आप लड़ते थे एक खास उस तरफ के टूल्स थे लड़ने के, क्योंकि जी जनरेशन है, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशनल वॉर, तो हर एक में जनरेशन, यानी कि जो नई इमर्ज करेगी सूरत हाल तो उसके नए टूल्स हैं, तो वो नए टूल्स जो है वो वॉरफेयर के बन जाएंगे। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, इधर फिफ्थ जनरेशन है, उस सिक्स जनरेशन के बारे में अगर सिक्स जनरेशन हुई एआई बेस पे तो वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक ये फेसबुक के ऊपर मैंने एक नोट भी लिखा, ये भी 2013-14 की बात है, जब मैं शुरू में इस चीज़ की जिक्र कर रहा था कि एआई इंसान की सोच कैसी है, इंसान के न्यूरोलॉजिकल रवैये की बुनियाद क्या है। अगर हम एआई के देखें, बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एथर्टन, जो कि न्यूरो साइंस पे काम करते हैं। उनके बेतहाशा मुकाले हैं, उन्होंने अपना जो है एक सिक्का अपनी साइंसी खिदमात का मनवाया है। उनकी एक किताब में पढ़ रहा था जिसका नाम ही उसका चैप्टर उन्होंने लिखा था, उस चैप्टर लिखा था या बुक लिखी थी, मोस्ट प्रॉब्ली चैप्टर था, उसका नाम था इंसानी रवैये का न्यूरोलॉजिकल तज्जिया। इंग्लिश में यह बनेगा कि एन एनालिसिस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन। लेकिन अब मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ, वो जिस बुक का हिस्सा था, उस बुक का नाम था ह्यूमन बिहेवियर इन मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ठीक। अब नुकता यह है कि मेरी भी जो फाइंडिंग्स बनी, जो जब मैं इसकी मैथमेटिक्स को देखता हूँ या न्यूरो साइंस के मुशाहिदात को देखता हूँ, प्रोफेसर अथर्टन ने भी इसी मौजू के ऊपर लिखा, और एआई की और इंसानी रवैये और सोच की इस इंफॉर्मेशन को जो जानते हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं, तभी वो मुकाला जात में ये मौजूद है कि इंसानी रवैया इनफरादी तौर पे और इंसानी रवैया इमरानी तौर पे, यानी समाजी और सोशल तौर पे प्रिडिक्टेबल है। और ना सिर्फ प्रिडिक्टेबल है बल्कि इसी तरह जैसे एआई में आपको पता चल जाता है ना, अच्छा ये बिहेवियर, इसका ये यूजर प्रोफाइल है, तो ये इस इनपुट पे इस तरह बिहेव करेगा। तो कंट्रोल सिस्टम भी जैसे मेरी फील्ड रही, तो जब आपको ये पता चल जाता है ना कि इस इनपुट पे इस तरह बिहेव करेगा, तो आप इस तरह के भी चैनल पे, इस तरह की सूरत हाल पे भी इंटेलिजेंट डिसीजन कर सकते हैं कि अगर ये बिहेव कराना है तो क्या इनपुट दे दी जाए। तो इट्स अनदर वे ऑफ। तो इंसानी रवैये अपनी इमरानी सूरत हाल में, समाजी सूरत हाल में इनफरादी तौर पे ऐसे हैं कि वो एक खास तरीके से बिहेव करते हैं। और जब आप उस बिहेवियर, जैसे मैंने कहा कि इमरानी मॉडल्स, सोशल मॉडल्स, मैथमेटिकली मॉडलिंग उनकी हो रही है, पॉलिटिकल मॉडलिंग के पॉलिटिक्स में लोग कैसे, उनकी भी मॉडलिंग और उसके इंस्टीट्यूट दुनिया में खुले हैं, वो जनरली मैथमेटिक्स से कर रहे हैं।
जैसे आप वो खुद केविन नैश को देखें जो उसने गेम थ्योरी दी, उसने इटसेल्फ एक इकोनॉमिक बिहेवियर की एक बड़ी दिलचस्प मॉडलिंग करके उसने पेश की, जिसपे उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। मैथमेटिशियन था लेकिन इकोनॉमिक्स का उसको मिला, जिसपे ब्यूटीफुल माइंड बनी। तो जब आप प्रिडिक्ट करने की पोजीशन में आते हैं ना, तो आप मैनिपुलेट करने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि वुड इट बी अ गुड मैनिपुलेशन और अ बैड मैनिपुलेशन। तो जूं आप जानते ज्यादा चले जाएंगे, आपके टूल्स बढ़ते चले जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना आपके वे ऑफ एक्शन लतीफ होते जाएंगे, यानी कि डेलिकेट होते जाएंगे, एलिगेंट होते जाएंगे। यानी कि वो एक ऐसा एक्शन होगा कि वो एक्शन हुआ है और आप उस एक्शन को पकड़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि आप ही उस एक्शन को ओन करके बैठे हुए कि ये तो मैंने किया। तो तो इस तरह जूं जूं ये चीजें बढ़ेंगी, नेक्स्ट जनरेशन आती रहेंगी और मैनिपुलेशन के नेक्स्ट जनरेशन के भी टूल्स आते चले जाएंगे। अगर अभी कम्युनिकेशन है, सोशल नेटवर्किंग है, तो यकीनन इसके टूल्स इस्तेमाल होंगे। जब आगे जाएंगे तो उसके टूल्स इस्तेमाल होंगे। तो ये इसी तरह ही वॉरफेयर की भी जनरेशन। ये वार कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन वार होगी ये वार, इसके बारे में ये कहते हैं ना कि ये शायद इंटरनेट पे होगी, एक दूसरे के लोग अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि तुमने पोस्ट किया ना फेसबुक पे ये फिफ्थ जनरेशन वार है, इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये तो दिया फिफ्थ जनरेशन वार इतना सिंपल। फिर वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड की वो मूवी ना देखो ये फिफ्थ जनरेशन वार है, हॉलीवुड की ये मूवी ना देखो ये फिफ्थ जनरेशन वार। क्या ये भी फिफ्थ जनरेशन वार है? तो ये कुछ नहीं है। एक्चुअली कुछ चीजें हैं जो इंसान की लर्निंग है, कुछ समाजी लर्निंग के हिस्से हैं, कुछ हिस्से हैं कि जहाँ पे कोई लोग इसको हो सकता है मैनिपुलेट कर रहे हो आपकी सोच के हवाले से। अब नुकता ये है कि अगर तो आप इंडिपेंडेंट ये वॉर है या नहीं, अगर आप किसी भी नए नॉलेज की वजह से, अगर आप उसकी वजह से मुआशरे के तोड़ का शिकार हो रहे हैं, अदम इत्तेफाक की तरफ जाने की तरफ आए हुए हैं, और आप एक जो इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव विजडम है उससे दूर हो रहे हैं, तो आप कुछ गलत सिनेरियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप चाहे वो कोई मैनिपुलेट कर रहा है और आप मैनिपुलेट हो गए, या इटसेल्फ आपकी अपनी परसेप्शन चीजों के बारे में ऐसी थी कि आप ही उस तरह सोचने पर मजबूर होके तो आप हो गए। लेकिन जो भी है, अलाइंड हो जाएंगे दोनों, मैनिपुलेट करने वालों के साथ अलाइंड हो जाएंगे कि अगर आप उसी तरह खुद सोचना शुरू हो गए कि जिसमें आप कलेक्टिव विजडम पे जाने की बजाय आप ब्रेकेज पे चले जाएंगे। तो जब आप पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन जाए, तो इस तरफ आप जाना शुरू हो कि लोगों में बाहम हार्मनी हार्मनी, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड, जैसे इसमें कोई बंदा कह सकता है ना दुनिया में कि ना डिवेल्युएशन ऑफ पावर होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ये एक, तो मैं ये नहीं कह रहा कि डिसेंट्रलाइजेशन और उस चीज के मुकदमात के खिलाफ की बात नहीं कर रहा। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या जो एक्चुअल फिलॉसफी और एनार्किज्म में भी था, उसका ताल्लुक एक दूसरे के साथ टकराव के ऊपर आना नहीं था, बल्कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उस पॉइंट के ऊपर होने का था कि आप दूसरों के साथ हार्मनी में एग्जिस्ट कर सकें। और ये बिल्कुल डुएबल भी है। इवन कि जैसे मैंने अपने कंट्रोल सिस्टम्स की रिसर्च का बताया, तो जो मेरा पहला मुकाला था वो लार्ज स्केल डायनामिक सिस्टम्स का था, और वो इसी के ऊपर था कि कैसे उनके डिसेंट्रलाइज कंट्रोल बनाए जाएं, जो कि जब काम करें डिसेंट्रली, तो जो सेंट्रलाइज कंट्रोल की फिलॉसफी है वो एग्जिस्ट करे। यानी कि एग्जिस्ट इस तरह ना करे कि एक सेंट्रल कोई, या इस तरह एग्जिस्ट करे कि आपस में हार्मनी हो। तो अगर तो कोई जिसने भी, जैसे आपने बताया फेसबुक के हवाले से किसी ने आपको ये कहा या उस तरह का, तो अगर कोई भी और ये आपने कई गुफ्तगू की कि कई लोग साइंस की बात को फौरी इस तरह ले लेते हैं, उस तरह ले लेते हैं। तो जो भी जितनी बातों को जिस तरह लेता है, अगर तो वो उसके कलेक्टिव विजडम के एस्पेक्ट को पे नहीं आता, या वो एक कलेक्टिव हार्मनी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हार्मनी विद द कलेक्टिव मूवमेंट के तौर पर अगर वो नहीं आता, देन इसका मतलब है कि वो एक इतनी वाइज, और विजडम रिलेटिव होती है, तो मतलब तो कोई चीज भी नहीं की जा सकती, बट मेरे मुताबिक, मेरी नाकिस राय में, वो इतना कोई वाइज मूव नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई इंफॉर्मेशन लेके और उसकी बेस पे एक कलेक्टिव हार्मनी की बात पर आए, तो
that is something more aligned to the better evolution of human conscious as well, और जो आपकी वैसे भी जो evolution होनी है in terms of next generation of communication या जिंदगी गुजारने के तरीके और ये सब चीज़ें। अच्छा, इसमें एक मुझे बात और याद आई है कि अब डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये हैकिंग एथिकल है और ये अनएथिकल है? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगता है कभी-कभी। एक्चुअली जो सूरत जो है ना, जो ये सूरत हाल है कि सबसे पहली चीज़ है जो मोरालिटी और एथिक्स हैं वो रिलेटिव होते हैं, इजाफी होते हैं, लेकिन जो मंतकी तौर पे भी मैं क्योंकि मैं फिलोसोफर तो नहीं हूँ, मैं तो अपना इल्म रियाजी के तौर पे मैं गोडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से थोड़ा इंस्पायर्ड होकर उसके खुलासे को अगर गैर जरूरी तौर पे खींचने के ऊपर आओ तो चीज़ें अपने तजाद से मुकम्मल हो पाती हैं, या जो बुनियादी आपका एक्सियम है या बदेही नुक्ता है या पहला माना गया सच है वो तब कंप्लीशन की तरफ जा पाता है कि जब वो अपने एक तनव्वो को, एक वेरिएशन को भी अपने अंदर समोता है, देन यू कैन से कि ये काइंड ऑफ एक कंप्लीशन के अंदर आया हो। ये इस चीज़ को शो करता है कि एथिकल एब्सोल्यूटिज्म के जो तशरीहात हैं, तशरीहात का लफ्ज़ मैं ख़ास तौर पे इसलिए बोलूँगा क्योंकि उसके ऊपर स्टेटमेंट देना ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट होगा, कि जो ये तशरीहात हैं, ये तशरीहात मुकम्मल नहीं होती। इंसान सीख रहा होता है, वो अपने परसेप्शन से एक तशरीह बनाता है और फिर जब उसका एक कंफर्ट जोन बन जाता है जिसको वो छोड़ता नहीं है। जिंदगी के तजर्बे जब आके उस पर हमला आवर होते हैं, वो बेबस होता है तो उसके कंफर्ट जोन टूटते हैं, फिर नए कंफर्ट जोन पे जाता है, वो फिर बड़ा हो जाता है और फिर वो अपने नए उसके मानवियत जिंदगी की बन जाती है और नई मानवियत में नए इखलाक के पैमानों के ऊपर वो खड़ा हो जाता है। लेकिन वो जिस नए पे खड़ा होता है उसके अंदर जो पहले जिस पैमाने पे था उसने उसकी एक वेरिएशन को भी समोया होता है। तो एथिक्स को मतलब मैं उस वक्त हंसा भी इसलिए था क्योंकि ये एक इस पैराडॉक्सल क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा था कि एथिक्स को भी मुतलक साबित करना एक बहुत मुश्किल काम है, और एथिक्स में और मोरालिटी में जो फंडामेंटल अगर कोई ऐसा लाइन है कि जिसके ऊपर लोग एग्री करते हैं ज्यादा तादाद में, वो है कंसिस्टेंसी ऑफ बिलीफ। इफ अब कंसिस्टेंसी ऑफ बिलीफ का एक पैमाना है, वो क्या, अगर आपकी कोई मोरालिटी है उसके मुताबिक एक्शन ए लेना था, अब अगर उसी सिनेरियो में वो एक्शन ए आपके साथ कोई और कर देता है और आप उस पर खुश हैं, तो इसका मतलब है यू आर एट अ करेक्ट एथिकल स्टैंडिंग। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ए ले जाना चाहिए था और आपके साथ जब ए होता है तो आप उस टाइम गुस्से में आ जाते हैं, इसका मतलब है कि यू योरसेल्फ आप एक एथिकल उस पर नहीं। लेकिन ये भी पैमाना, ये दी पैमाना नहीं है, यानी कि ये भी यूं कह लें जिस पे लोगों का इत्तफाक हो चुका है, ये वो है। अगर मंतकी तौर पे देखें तो आपको वेरिएशन को समझना है और उस हवाले से आपको हो सकता है कि आप एक ऐसा भी फैसला कर रहे हो जो कि किसी के मुताबिक एथिकली इनकरेक्ट हो, मगर आपके मुताबिक वो करेक्ट बन रहा होता है और उसका पैमाना किसी तक पहुंचाना एक जुए शीर लाने के बराबर होता है। मगर जो एक अहम पार्ट है, जो अगेन एआई से जो मेरी लर्निंग बनी और जो कि जो इंसान है, अगर इसको इल्म रियाजी की बुनियाद में डिफाइन करना हो तो ये बनेगा काइंड ऑफ एन autonomous closed non-linear dynamic system which constitutes of 100 billion neuron connected with trillion connections। और हमारे शऊर का लम्हाती फैसला या लम्हाती एहसास उसी कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर डायनामिक सिस्टम का उस पर्टिकुलर टाइम पे रिस्पॉन्स है। दैट्स हाउ यू वुड गोइंग टू डिफाइन इन दिस वे। अब वो सिस्टम्स कि जो उनके पैरामीटर, जैसे हमने पैरामीटर से बात की, जो ऐसे पैरामीटर्स बन जाए डायनामिक सिस्टम के कि वो कॉन्टिन्यूसली डायनामिक रहें, यही उसकी सोच के होने का इशारा है और इसका मतलब उसके जिंदा होने का इशारा है। तो फंडामेंटल पैमाना ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज टू रिमेन इन अ डायनामिक स्टेट
और इसका मतलब है कि वो तमाम, तभी आप अपने अखलाकियात और एथिक्स को कहते हैं ना भाई ये क्यों करना चाहिए, भाई ये इसलिए करना चाहिए, ये बेहतर होता है, क्यों बेहतर होता है, करते करते यू कम डाउन टू दिस, यार यू वुड बी एबल टू सर्वाइव ड्यू टू दिस। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव से है, पॉजिटिव मतलब दैट थिंग्स दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस के जो ऑन्टोलॉजी के एस्पेक्ट से जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो चूंकि आप अगर बका के एस्पेक्ट से पूछें, अगर इंसानों ने जिंदा रहना है और पैमाना बका है, तो जिंदगी की नमू बुनियादी पैमाना बनेगा, और फिर उसकी बेस पर एथिक्स का ये पैमाना बनेगा कि अगर तो वो जिंदगी की कलेक्टिव नमू और आपकी उसकी हार्मोनाइजिंग की रूह के साथ है तो वो एथिकल है। लेकिन अगर वो आपके ऐसे फैसले हैं जो जिंदगी की नमू को रोक रहा है, या वो ऐसे फैसले हैं जो कि आपको कलेक्टिव हार्मोनाइज होने से या उससे दूर कर रहा है, तब वो बका के एस्पेक्ट से। वरना तो जब आपको शऊर की तरफ जाते हैं तो आप बका से भी पीछे चले जाते हैं कि अच्छा फिर होना ना होना के भी मानी खत्म हो जाते हैं, वो एक और बहस है। तो अगर कोई कहे कि जी ना होने के भी कोई मानी नहीं, तो बात ठीक है, फिर एक नया पैमाना बनाना पड़ेगा। मगर अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, बका पे रहना चाहते हैं, उस डोमेन में पैमाना जिंदगी बनेगा, ग्रेटिट्यूड बनेगा, पॉजिटिव लाइफ की तरफ बनेगा, तो फिर ये पैमाने बने। तो फिर उसकी रोशनी में आप कर सकते हैं कि आपका जो रोल बन रहा है हैकिंग में, वो किस एस्पेक्ट से बन रहा है। कि आप मायूसी फैलाना चाह रहे हैं अपने अंदर किसी में, क्या आप जो है वो नफरत को या हेट को करना चाह रहे हैं, क्या आप अदम इत्तफाक को करना चाह रहे हैं, क्या आप इस ये सारे एंटी लाइफ एस्पेक्ट बने। एक और एस्पेक्ट बनेगा कि जी मैं लाइफ को नमू देना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं, या ये कि चूंकि अखलाक और मंतक अभी इजाफी है मेरी, तो वो नमू पा जाएगी। सो नमू पाने के इम्कान है, सो वन कैन थिंक अबाउट जिंदगी का नमू। तो इस तरह पैमाने जो है ना तजरीदी या एब्स्ट्रैक्शन में इंदर से डिसाइडिंग फैक्टर्स के बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जिंदा रहना चाह रहे हैं। अच्छा, सारा ही मुश्किल सवाल है काफी। अच्छा भाई पूछूंगा कि आपके ख्याल से पाकिस्तान का जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर, एआई और कंप्यूटर्स के लिहाज से कैसा लगता है आपको? और अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखें, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि इंडिया बहुत आगे है इन चीजों में, तो पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा देखते हैं आप अगले 5 सालों में फॉर एग्जाम्पल? 5 सालों में, अच्छा वो जो है ना 5 सालों में, तो ये है कि चूंकि जो जो एक मेजर चैलेंज पाकिस्तान को विद रिस्पेक्ट टू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एग्जिस्ट करता है, वो ये है कि, और उस चैलेंज की वजह से 5 सालों में वो उसी चैलेंज से ही नबर्द आजमा होंगे। तो ये मैं उसको वो देखता हूँ कि 5 सालों में तो ये हो रहा होगा, और वो चैलेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है और उसके सोल्यूशन को कंसेप्चुलाइज करना होता है और आपने उसके नताइज पे पहुंचना होता है, आपको आपके माइंड को इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी में होना होता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी अपनी स्कूलिंग की वजह से नंबर्स, पोजीशन, असाइनमेंट के खास वक्त पे होना, फेल होना, या आपके डिग्रियों के ऊपर या आपके किसी रिजल्ट कार्ड के ऊपर ये लिखना कि ये इसकी तो फला पोजीशन है, ये इधर था, इस किस्म की दौड़ में अगर आपका निज़ाम तालीम आपको लेके जाएगा, तो आप एज अ वर्कर, एग्जीक्यूशनर के तौर पे तो ट्रेन हो सकेंगे, लेकिन एज अ डेवलपर, प्रोग्रामिंग डेवलपर की बात नहीं कर रहा, एज अ डेवलपर, सोल्यूशन डेवलपर, कॉन्सेप्ट बनाने वाले, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग के एस्पेक्ट से नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह यह है कि प्रॉब्लम सॉल्व एक संगे मील है, ये पहला स्टेप नहीं होता कि आप प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये संगे मील, इट्स अ माइलस्टोन। इसका मतलब क्या है कि जब ये अचीव होता है तो ये वो पहला इवेंट होता है, लगातार फेलियर्स के बाद वो संगे मील आता है। इतने फेलियर्स को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी तो एक और एस्पेक्ट है, इतने फेलियर्स को को एम्ब्रेस करने का इरादा करना उधर बहुत मुश्किल हो जाता है कि जहां पर फेलियर से डराया गया हो। तो चूंकि फेलियर से डर है तो बहुत चैलेंज है। जब तक पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बचपन से और उनका निज़ाम तालीम नाकामियों को ग्रेसफुल तरीके से एम्ब्रेस करना नहीं सिखाएगा, वो इनिशिएटिव लेना, गलतियों को एम्ब्रेस करना, जिंदगी इन जनरल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पर्टिकुलर उसके कॉन्सेप्चुअल, उसको
कंसेप्चुलाइज करना और उसके सोल्यूशन निकालने में बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो ये आएंगे, ये चैलेंजेस तो है। तो इस और चूंकि ये टाइम लेता है तो इसलिए 5 सालों में ये चैलेंजेस आ रहे होंगे। अब एक जो अच्छी चीज हो रही है उस हवाले से वो ये है कि जो जो कुछ जो क्या ले कुछ तालीम निज़ाम तालीम के अंदर नए दौर के मुताबिक कुछ इस चीज की भी रमक आ रही है कि कुछ असातिज़ा अब फेलियर के अराउंड चीजों को आगे पुश करते हैं कि वो, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, इक्का दुक्का है। प्लस जब आपका निज़ाम तालीम में भी क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर आ चुका हुआ है, जैसे पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज, लेकिन इशारिया होता है, लेकिन उसकी भी एक दौड़ ऐसी आ चुकी हुई है कि अब आप वो जो शायद आपको भी अंदाजा होगा कि वहां पर अब क्वांटिटी ही क्वांटिटी है और क्वालिटी नहीं है। तो अ, इस एस्पेक्ट से जो फेलियर है उसको एम्ब्रेस करने के से गुजर इसी से ये गुजर रही होगी। और लेकिन जब हालात भी टफ हो जाते हैं तो आप फेलियर नहीं चाह रहे लेकिन आप पे पड़ जाती है, तो फिर वो भी एक जिंदगी का सीखना ही होता है। तो इसी तरह जब जो सीख जाएगा ना फेलियर को एम्ब्रेस करना, वो उसके लिए बहुत ये मुस्तकबिल फिर उसके लिए अच्छा है। वरना तो 5 सालों में यही चैलेंजेस को नबरदाश्त आई है। हाँ, अलबत्ता ये है एआई के क्योंकि अब ओपन सोर्स हो चुका है तो ग्लोबली कनेक्टेड है, आपके पास मौके नई चीज़ों को सीखने के बहुत हैं। तो उस मौकों को जो अवेल कर लेगा, इंडिपेंडेंट सक्सेस से इंडिपेंडेंट अपने तजस्सुस से ज़ात से अपनी शौक से, वो 5 सालों के अंदर एक अच्छी पोजीशन में आ सकता है। अच्छा, मैं भी ये बात भी आपने कही ना, बात ये वाली रिसर्च पेपर्स की क्वांटिटी वाली, उसमें तो हमारे तो सिस्टम में बल्कि आई थिंक एक्चुअली क्राइटेरिया ये है कि आपकी प्रमोशन ही उसकी बिना पे है। आप प्रोफेसर नहीं बन सकते अगर आपके 20 जी हाँ, पेपर हो। जी हाँ, ठीक है, जी हाँ, पर से इसकी वजह से क्या करते हैं लोग कि ना दूसरों के रिसर्च पेपर में नाम डलवा देते हैं, फिर कहते हैं जब मैं लिखूंगा मैं तुम्हारा नाम डाल दूंगा, इस जी तरह हाँ, की जी हाँ, चीजें। जी हाँ, जी हाँ। इससे पहले हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे अपग्रेड करने के लिहाज हवाले से, तो उसके कुछ दिनों पहले ना, बल्कि आई थिंक कुछ हफ्तों पहले मुझे एक बात पता लगी। पंजाब में फिर थोड़ी अच्छी सूरत हाल है, लेकिन जो सिंध है ना, सिंध का जो तालीमी निज़ाम है आपको पता होगा कैसा है। तो वहाँ पे 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक है ना, वहाँ पे अभी भी बताते हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है और उसको यूज करना सिखा रहे हैं। फ्लॉपी डिस्क को, आप फ्लॉपी डिस्क कौन यूज करता है? उन्होंने कई सालों से वो चेंज ही नहीं किया। तो ये अगर आपको कह रहे हैं कि भाई हमें एआई में जाना है, अगर आप देखोगे जो अगर मैं जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की इंडिया की, देखो गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जी हाँ। इंडियन है, ठीक है, एडोब का सीईओ इंडियन है। तो पाकिस्तानी को एक भी नहीं नजर आता हमें। तो ये कभी भी नहीं होने वाला अगर आप इस अपग्रेड नहीं करोगे अपने आप को, जिस तरह थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक और चीज़ भी जो इसमें मुझे खास तौर पे ये लगती है कि कुछ जो मिनिस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की, उनको बाहम या तो इकट्ठा होना होगा या उनको आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन करनी है। और 2 या 3 इंडस्ट्रीज हैं उनमें, एजुकेशन की, और बल्कि मेरे तो ज़हन में ये कि एजुकेशन और यूथ, ये ये मिनिस्ट्री, साइंस की और इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है, इसको कलेक्टिव काम करना होगा कि इंडस्ट्री और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोऑर्डिनेशन हो, और वो आपके जो एजुकेशन और आपकी यूथ की जो पूरे उसके प्रोग्राम्स हैं, ये इन तीनों की हारमनी चल के ये इसकी सारी रेवोल्यूशन आएगी, और फिर ये इवेंचुअली तीनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो या तो ये तीनों को बहुत जोरदार तरीके से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, या इनको जम किया जा सकता है कि जो एक कलेक्टिव बड़े स्ट्रेटेजिक गोल के लिए एजुकेशन, साइंस और इंडस्ट्री को कलेक्टिवली साथ जो है वो उसको चलाया जाए। अरे आप कोई जाने से पहले फाइनल वर्ड तो नहीं कहना चाहेंगे? बस फाइनल वर्ड्स, अगर मैंने अगर कोई बात कहनी हो तो वो यही है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जो सक्सेस है ना, वो उस कैपेसिटी में है कि हाउ गुड कैन यू एम्ब्रेस द फेलियर्स, हाउ ग्रेसफुली यू कैन एम्ब्रेस द फेलियर्स, कितने अच्छे तरीके से आप नाकामी को गले लगा सकते हैं। ये कैपेसिटी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। ठीक है, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।